Assalamu alaikum dear students. I'm Sharik Wani from the Faculty of Chemistry. As you know, हमने इससे पहले एक चैप्टर खत्म किया है that is solutions और next जो हमारा चैप्टर है that's chemical kinetics. So चलिए start करते हैं. पहला क्वेश्चन जो आपका रहेगा that is define rate of reaction and write its units. So सबसे पहली बात rate क्या होता है? Rate is change with respect to time. अगर मैं reaction लूं reactants give products, right? So what will happen is that with time initial concentration जो reactants की होती है वो maximum होती है, right? So मैं लिखूंगा यहां पे initially concentration of reactants is maximum while as products कितने होते हैं? Zero. धीरे धीरे रिएक्टेंट गेट्स कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट. इसका मतलब रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन कम हो रही है, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रही है? ज्यादा. सो अगर मैं कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ देखूं, रिएक्टेंट्स विल स्टार्ट फ्रॉम अबव द ओरिजिन और धीरे धीरे उसकी कॉन्सेंट्रेशन कम होगी, ग्राफ नीचे आएगा. while as जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनका ग्राफ विल स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजिन, रिएक्टेंट विल स्टार्ट अबव द ओरिजिन, प्रोडक्ट विल स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजिन और धीरे धीरे इनकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगी. सो अगर मैं देखूं यहां पे concentration of reactants will decrease and concentration of products will increase. So this is basically reactants यहाँ पे, this is reactants, this is concentration of reactants. और ये कहां से स्टार्ट हो रहा है? क्योंकि इनिशियली इनकी कॉन्सेंट्रेशन मैक्सिमम होती है और जो प्रोडक्ट है इनिशियली वो जीरो होते हैं. जैसे जैसे रिएक्शन आगे जा रही है वैसे वैसे रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन कम, वैसे वैसे प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा. So with time reactants decrease and with time products increase. So अगर मैं रेट की बात करूं, रेट को मैं डिफाइन कर सकता हूं, it is the change in concentration of reactants or products per unit time. So अगर मैं rate of reaction को डिफाइन करूं, this is change in concentration of reactants or products per unit time. राइट. सो अगर मैं रेट की फॉर्मूला लिखूं, रेट का एक्सप्रेशन लिखूं मैथमेटिकली, सो दिस इज चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन पर यूनिट टाइम. पॉइंट नंबर फर्स्ट. पॉइंट नंबर सेकेंड, रेट इज ऑलवेज ए पॉजिटिव क्वांटिटी. रेट हमेशा एक रिएक्शन का पॉजिटिव आएगा. लेकिन जैसे ही हम यहां पे इनकी बात करें, रिएक्टेंट्स की बात करें, धीरे धीरे रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन कम हो रही है. इसका मतलब अगर आप दो टाइम्स लोगे, एट टाइम t1 एंड एट टाइम t2, बात समझ में आई? सो लेट रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम t1 R1 है, जो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम t2 R2 है. धीरे धीरे रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन कम हो रही है. इसका मतलब जैसे जैसे आप t1 से t2 पे चले जाओगे, R1 विल बी ग्रेटर देन R2 बिकॉज रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन कम हो रही है. बात समझ में आई? सो जो चेंज है दैट इज R2 माइनस R1. जो चेंज है दिस चेंज विल बी नेगेटिव बिकॉज फाइनल इज लेस देन इनिशियल. लेकिन रेट पॉजिटिव है, इसका मतलब मुझे R2 माइनस R1 को मल्टीप्लाई करना है माइनस से ताकि रेट पॉजिटिव आए. अगर मैं इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट्स की बात करूं, दिस इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट P1 एंड दिस इज P2. एट टाइम T1 प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन P1, एट टाइम T2 प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन P2. P2 विल बी ग्रेटर देन P1 बिकॉज धीरे धीरे जो प्रोडक्ट है उसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रही है? ज्यादा. सो इसका मतलब अगर आपको इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट रेट निकालनी है तो आपको सामने माइनस से मल्टीपल करना है ताकि रेट को आप क्या बना दो? पॉजिटिव. अगर प्रोडक्ट है उसका चेंज ऑलरेडी पॉजिटिव है, सो इस रेट चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन पर यूनिट टाइम को मैं सामने लिखता हूं प्लस माइनस, ताकि अगर आप इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट लिखो, मैं कुछ ऐसे लिखूंगा, इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट रेट विल बी चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स पर यूनिट टाइम. लेकिन जो ये चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है दैट इज R2 माइनस R1. R2 इज लेस देन R1 बिकॉज धीरे धीरे रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन कम हो रही है, तो ये चेंज का वैल्यू नेगेटिव आएगा. इसको पॉजिटिव बनाने के लिए मैं सामने मल्टीपल किससे करता हूं? माइनस से. क्लियर? लेकिन इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट्स इट विल बी चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स पर यूनिट टाइम. और जो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स पर यूनिट टाइम, जो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स है
दैट इज P2 माइनस P1. ये पॉजिटिव आएगा बिकॉज प्रोडक्ट्स विद रेस्पेक्ट टू टाइम उनकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती जाती है. सो P2 माइनस P1 विल बी पॉजिटिव. इसका मतलब यहां मुझे माइनस से मल्टीपल करने की जरूरत नहीं है. सो इन द नटशेल यू कैन से दैट rate is change in concentration per unit time, change in concentration of reactants per unit time, change in concentration of products per unit time. लेकिन सामने प्लस माइनस मैंने इसलिए रखा, अगर इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट्स लेना है तो सामने माइनस से मल्टीपल करना है बिकॉज चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विल बी नेगेटिव, लेकिन रेट हमेशा पॉजिटिव होती है, इसीलिए सामने माइनस से मल्टीपल किया ताकि रेट पॉजिटिव बन जाए. एंड यू नो दैट रेट इज ऑलवेज अ पॉजिटिव क्वांटिटी. सो पहली डेफिनेशन बनेगी रेट की, इट इज चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स पर यूनिट टाइम, दैट इज चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन पर यूनिट टाइम, लेकिन सामने प्लस माइनस. Is that clear, my dear students? Right? So साथ में लिखा है भाई साहब, आप इसकी यूनिट्स भी लिखो. अगर मैं इसकी यूनिट लिखूं इन टर्म्स ऑफ, अगर मैंने रेट को कॉन्सेंट्रेशन की टर्म्स में एक्सप्लेन किया, कॉन्सेंट्रेशन का जो यूनिट है दैट इज मोल्स पर लीटर, राइट, डिवाइडेड बाय टाइम, दिस विल बी पर सेकेंड या पर यूनिट टाइम, पर मिनट, पर आवर, जो भी आप टाइम का यूनिट ले रहे हो. सो दिस विल बी यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, दैट इज मोल्स पर लीटर. That is moles per liter per second, moles per liter per minute, moles per liter per hour, जो भी आप टाइम का यूनिट यहां पे ले रहे हो. क्लियर? लेकिन अगर मेरे पास एक रिएक्शन है, सेम रिएक्शन R gives P, लेकिन ये एक गैसियस रिएक्शन है, दिस इज अ गैसियस रिएक्शन, मैं रेट को एक्सप्रेस कर सकता हूं इन टर्म्स ऑफ प्रेशर. अगर रिएक्टेंट एट इनिशियल, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो मैक्सिमम होती है और जो प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो जीरो होती है. सो एज यू नो दैट फॉर अ गैस प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन. इसका मतलब एट द इनिशियल pressure of reactants will be maximum while as pressure of products will be zero because अभी प्रोडक्ट बना नहीं है. जैसे जैसे रिएक्शन आगे जाएगी वैसे वैसे रिएक्टेंट कम होता जाएगा, यानी कि प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट कम होता जाएगा, वैसे वैसे प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट क्या होता जाएगा, ज्यादा. सो अगर मैं यहां पे रेट को एक्सप्रेस करूं इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, आई कैन से दैट दिस इज चेंज इन प्रेशर ऑफ reactants or products per unit time. Clear? This is for the gaseous reaction. So अगर मैं इसको mathematically express करूं, I can say that rate is equal to plus minus change in pressure divided by P is pressure. इसको मैं चलो पूरा लिखता हूं वरना P को प्रोडक्ट ना समझो. Change in pressure with respect to change in time. This, my dear people, is रेट इन टर्म्स ऑफ प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स. सर आपने प्लस माइनस क्यों रखा? वही सेम बात, जो रिएक्टेंट्स है उनका प्रेशर धीरे धीरे कम होता जाएगा, सो उनकी चेंज जो है वो नेगेटिव आएगी. रेट को पॉजिटिव बनाने के लिए मैंने सामने मल्टीपल किससे कर दिया? माइनस से कर दिया. सो इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट्स आई कैन से चेंज इन प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट्स डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, सामने मल्टीपल माइनस से करूंगा बिकॉज चेंज इन प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट्स final minus initial, it will be minus, it will be negative because final pressure of reactants will be less than initial pressure of reactants. So अगर ये change negative है, rate को positive बनाने के लिए मैंने सामने multiple minus से करा. लेकिन अगर मैं in terms of product ले लूं, change in pressure of products divided by चेंज इन टाइम, और प्रोडक्ट का जो प्रेशर है वो धीरे धीरे बढ़ता जाता है. इसका मतलब फाइनल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट्स विल बी लेस देन द इनिशियल प्रेशर, तो चेंज का वैल्यू पॉजिटिव आएगा. दैट मींस यहां पे मैंने सामने मल्टीपल किससे किया? प्लस से किया. यहां पे मुझे माइनस से मल्टीपल करने की जरूरत नहीं है. सो दिस इज रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, चेंज इन प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स पर यूनिट टाइम. नाउ अगर मैं इसका यूनिट लिखूं, यहां पे जो यूनिट आएगा, सो प्रेशर का यूनिट हम यूजुअली एटमॉस्फेयर में लेते हैं, बार में लेते हैं, टॉर में लेते हैं, mmHg में लेते हैं. जो भी आप प्रेशर का यूनिट लोगे यूजुअली एटमॉस्फेयर में. सो एटमॉस्फेयर टाइम, टाइम का ऐसा यूनिट सेकंड, सेकंड के बजाय आप मिनट और कुछ भी ले सकते हो. सो दिस इज एटमॉस्फेयर पर सेकंड, और यहां पे जो यूनिट आया दैट इज मोल्स पर लीटर पर सेकंड. एंड रेट यू कैन डिफाइन रेट ऑफ रिएक्शन एज
change in concentration per unit time, और in terms of pressure change in pressure per unit time. लेकिन pressure आप खाली किस लिए यूज करते हो? For a gaseous reaction. Is that clear, my dear people? Right? चलिए, डिफाइन एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस रेट. ठीक है, ये इसी रेट के साथ है. सो रेट के दो टाइप्स हम ले सकते हैं. जो है यहां पे हम लेते हैं चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन पर यूनिट टाइम, या चेंज, ये जो ये डेल्टा टी है, दिस इज द टाइम इंटरवल. अगर आप ये टाइम इंटरवल अच्छा खासा लोगे, मेजरेबल अमाउंट ऑफ टाइम लोगे, 10 सेकेंड, 5 सेकेंड, 1 मिनट, यानी कि अगर आप रेट ऑफ रिएक्शन मेजर कर रहे हो फॉर ए मेजरेबल पीरियड ऑफ टाइम, एक बड़े इंटरवल के लिए, एक डेल्टा टी यानी कि एक बड़ी चेंज के लिए, उसको बोलते हैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन. लेकिन अगर आप रेट निकाल रहे हो एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, उसको हम नाम क्या देते हैं? वी कॉल इट एज इंस्टेंटेनियस रेट. राइट, अपने फिजिक्स में भी ये चीज पढ़ा होगा, एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस. सो अगर मैं एवरेज रेट की बात करूं, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, सो दिस इज rate of reaction, this is rate of reaction for a measurable period of time, measurable period of time, यानी कि जो डेल्टा यानी कि जो चेंज है, इट इज मेजरेबल, इट्स मेजरेबल. सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ चेंज. एक लेते हैं डेल्टा, दूसरा लेते हैं डी. दिस इज लार्ज चेंज एंड दिस इज स्मॉल चेंज. अगर आप लार्ज इंटरवल लोगे, 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, एक मेजरेबल अमाउंट ऑफ टाइम लोगे, अगर उसमें हम रेट ऑफ रिएक्शन निकालते हैं, वी कॉल दैट एज एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन. ध्यान दीजिएगा, अगर मैं एवरेज रेट की बात करूं, इसको मैं कुछ ऐसे लिखता हूं, आर एवरेज, और मैं लिखता हूं आर बार. वी कॉल इट एज चेंज इन प्लस माइनस, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम. ये जो चेंज है, ये जो डेल्टा है, इट इज नॉट अ स्मॉल चेंज, इट्स अ लार्ज चेंज, इट्स अ मेजरेबल चेंज. राइट, सो इसको नाम देते हैं हम एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन. क्लियर? सो इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट्स आई कैन से दैट दिस इज माइनस टाइम्स चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स पर यूनिट टाइम. यानी कि जो ये चेंज इन रिएक्टेंट है, जो ये चेंज इन टाइम है, ये एक स्मॉल चेंज नहीं है, ये एक लार्ज चेंज है, ये एक मेजरेबल पीरियड ऑफ टाइम है. वी कॉल दैट एज एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, और वी कॉल इट एज प्लस चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स पर यूनिट टाइम. क्लियर माय डियर स्टूडेंट? सो अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन निकालते हैं फॉर अ मेजरेबल, this is important for a measurable period of time, this will be average rate of reaction where delta is the large change. अगर मैं इसको ग्राफिकली एक्सप्लेन करूं, ध्यान दीजिएगा अच्छे से, अगर मैं इसको ग्राफिकली एक्सप्लेन करूं तो कुछ इस तरीके से एक्सप्लेन करता हूं. दिस ध्यान दीजिएगा, अगर मैं यहां पे इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट ले लूं, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है? रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन, दिस इज टाइम एंड दिस इज कॉन्सेंट्रेशन. कॉन्सेंट्रेशन किसकी? ऑफ रिएक्टेंट्स. रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन एट द इनिशियल मैक्सिमम होती है, धीरे धीरे वो कम होती जाती है. राइट, सो अगर मैं दो टाइम्स ले लूं, एक ले लूं T1 और ले लूं T2. सो एट टाइम T1, लेट दिस इज टाइम T1, किसी टाइम T1 पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स को चलो मैं R1 मानता हूं. दिस इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स R1. ठीक है, उसके बाद मैं और एक टाइम लेता हूं, लेट मी टेक टाइम T2, और मैंने T1 और T2 के बीच में अच्छा सा चेंज रखा, एक मेजरेबल अमाउंट ऑफ टाइम लिया मैंने. राइट, सो एट दिस टाइम T2, लेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, लेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स इज R2. Clear? So this is concentration of reactant R1 is at time T1. This is concentration of reactant R2 at time T2. अगर मैं इसकी बात करूं यहां से यहां तक, अगर मैं यहां से यहां तक बात करूं T1 से लेके T2, this is T2 minus T1, इसको मैं नाम रखता हूं डेल्टा T. क्लियर? अगर मैं यहां से यहां तक बात करूं फ्रॉम हेयर टू हेयर, दिस इज फाइनल R2 माइनस R1, इसको मैं नाम देता हूं चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स. राइट, सो अगर मैं यहां पे रेट की बात करूं, सो रेट यानी कि रेट एवरेज, और आई कॉल इट एज R एवरेज. इट विल बी व्हाट?
it will be change in concentration of reactant, change in concentration of reactant per unit time, यानी कि डिवाइड बाय चेंज इन टाइम, यानी कि डेल्टा टी. क्लियर? अब ध्यान दीजिएगा अच्छे से, चेंज किसके बराबर है? दैट इज फाइनल माइनस इनिशियल, दैट इज फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट माइनस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिवाइडेड बाय डेल्टा टी इज T2 माइनस T1. क्लियर? लेकिन फ्रॉम द ग्राफ आप देख सकते हो जो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है वो इनिशियल से कम है, सो इसका मतलब चेंज का वैल्यू नेगेटिव आएगा. सो मुझे सामने माइनस रखना है ताकि ये माइनस इस चेंज को प्लस बनाए, बिकॉज रेट ऑफ रिएक्शन इज ऑलवेज ए पॉजिटिव क्वांटिटी. सो दिस राइट हियर इज द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन in terms of average rate of reaction in terms of reactants. Clear? यानी कि decrease in concentration of reactants per unit time. लेकिन यहां मैंने T1 और T2 के बीच में अच्छा सा measurable amount of time लिया, एक period लिया, large change ली, delta मैंने लिया. That's why we call it as average rate of reaction. अगर मैं in terms of products ले लूं, अगर मैं यही ग्राफ ले लूं लेकिन in terms of products, ध्यान दीजिएगा. सो दिस इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, दिस इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स एंड दिस इज टाइम, दिस इज टाइम. सो प्रोडक्ट विल स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन और धीरे धीरे बढ़ जाएगा. क्लियर? अब मैं वैसे ही जैसे मैंने यहां पे किया, दो टाइम्स लेता हूं. दिस इज एट टाइम T1, लेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इज P1. एट टाइम T2, लेट द कॉन्सेंट्रेशन of product is P2. इसको मैं कुछ ऐसे लिखूंगा, this is time T1, concentration of product is P1, and at time T2 this is concentration of product, that is P2. so product concentration धीरे धीरे बढ़ रही है, right? so यहां से यहां तक जो ये गैप आया, I will call it as delta T, that is change in time. it's a large change. और यहां से यहां तक जो ये change आया, this is delta P, that is change in concentration of products. so I can write it as R average, that is average rate of reaction in terms of products is change in concentration of products divided by change in time. large interval लिया मैंने, that's why it's called as average rate of reaction. अगर मैं change की बात करूं, final minus initial, so I can write it as P2 minus P1 डिवाइडेड बाय किससे करूं? T2 माइनस T1. यहां पे P2 फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एज फ्रॉम द ग्राफ इज ग्रेटर देन द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट. सो जो ये चेंज आएगा ये पॉजिटिव आएगा. सो मुझे सामने माइनस से मल्टीपल करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ऑलरेडी P2 इज ग्रेटर देन P1. सो दिस राइट हियर will be average rate of reaction in terms of products. Clear? So this is in terms of reactants, this is in terms of products. Graphically explain किया मैंने, जहां पे मैंने जो टाइम लिया फॉर ए मेजरेबल पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि जिसको हम लार्ज चेंज बोलते हैं. अगर हम स्मॉल चेंज ले ले, एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट ले ले, मैं इस डेल्टा टी को छोटा छोटा करूं, सो इतना कम करूं कि ये डेल्टा टी से dt बन जाए, स्मॉल चेंज इन टाइम. ठीक है? सो दैट इज अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम. अगर मैं वहां पे रेट निकालूं, उस रेट को क्या नाम देते हैं? वी कॉल इट एज इंस्टेंटेनियस रेट. राइट? सो आई कैन से दैट instantaneous rate of reaction अगर मुझे डिफाइन करना है, so I can define it as rate at a particular instant of time. Rate of a reaction at a particular instant of time, right? इसको मैं कुछ ऐसे लिखता हूं, R instantaneous ये बराबर होता है एवरेज रेट के, लेकिन मैंने लिमिट क्या दिया? लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो. टेंड्स टू जीरो का मतलब है मैंने डेल्टा टी को बहुत 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 छोटा कर दिया. राइट? सो आई कैन राइट इट एज आर इंस्टेंटेनियस इज इक्वल लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो. एवरेज रेट किसके बराबर है? प्लस माइनस
चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, या तो कॉन्सेंट्रेशन की जगह प्रेशर भी ले सकते हो, लेकिन फॉर ए गैसियस रिएक्शन जब आप इस डेल्टा टी को 10 to 0 करते हो, ये जो चेंज है ये डेल्टा से डी बन जाता है, दैट इज स्मॉल चेंज इन टाइम। सो मैं आर इंस्टेंटेनियस को कैसे लिखता हूं, आई राइट इट एज डेल्टा के बजाय आई राइट स्मॉल चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन divided by small change in time. We call it as instantaneous rate of reaction. Clear? So this is for a particular instant of time. Clear? Now let me show it graphically, बिल्कुल ऐसे ही जैसे हमने अभी ग्राफ करा। So मैं इसका ग्राफ बनाऊं, this will be time, ये है time, and this is concentration of reactants, right? So same reactant concentration will decrease with time. Clear? अब ध्यान दीजिए, इससे पहले मैं इंटरवल ऑफ टाइम लेता था T2 से लेके T1, अब मुझे पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम लेना है। तो चलिए मान लीजिए मैंने यहां पे कोई पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम लिया, दैट इज एट टाइम T। इस टाइम T पे रेट कितनी आएगी उसी को मैं नाम देता हूं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। और अगर आपको इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे रेट निकालनी है, आप क्या करते हो, अपनी फिजिक्स में ग्राफिकली पढ़ा होगा। सो हम क्या करते हैं, हम यहां पे एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, वी ड्रॉ ए टेंजेंट एट दिस पॉइंट। हमने यहां पे टेंजेंट ड्रॉ किया, सो लेट मी ड्रॉ टेंजेंट थोड़ा सा लाइक दिस। सो यहां पे मुझे टेंजेंट ड्रॉ करना है राइट हियर। सो लेट मी ड्रॉ ए टेंजेंट like this. Okay, let me draw a tangent like this. So अगर मैंने यहां पे at this time t मुझे इस टाइम पे रेट निकालनी है, इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे रेट निकालनी है, उसी को मैं नाम क्या देता हूं, इंस्टेंटेनियस रेट। जब आपको इंस्टेंटेनियस रेट किसी भी पॉइंट पे निकालनी है, वहां पे आप ड्रॉ क्या करोगे, टेंजेंट। और जो इस टेंजेंट का स्लोप होगा, उसी स्लोप को हम नाम क्या देते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट। सो मैं इसका स्लोप कैसे निकालूंगा, ध्यान दीजिए, इसको मैं ऐसे प्रोजेक्ट आगे करूंगा। सो एट एक्स एक्सिस जब ये टच करेगा, यहां पे थीटा कितना होगा, tan theta will be slope of this tangent, और यही स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या बनेगा, दिस विल बी इंस्टेंटेनियस रेट। सो अगर मैं आर इंस्टेंटेनियस की बात करूंगा, दिस विल बी स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट, राइट? एंड इट विल बी इक्वल टू व्हाट, स्लोप ऑफ टेंजेंट किसके बराबर है, tan ऑफ थीटा। स्लोप इट विल बी tan ऑफ थीटा। लेकिन यहां पे एक बात समझते हैं, ये जो स्लोप है इट इज डिक्रीजिंग स्लोप। सो यहां पे स्लोप थीटा विल बी ग्रेटर देन 90। tan थीटा, जब थीटा ऑब्ट्यूस होगा, वहां पे जो tan थीटा नेगेटिव आएगा। सो यहां पे मैं लिखूंगा मॉड ऑफ tan थीटा, बिकॉज आर इंस्टेंटेनियस विल ऑलवेज बी, रेट विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, बिकॉज यहां पे tan थीटा का वैल्यू नेगेटिव आएगा, बिकॉज स्लोप नेगेटिव, स्लोप इज डिक्रीजिंग। दैट्स व्हाई मैंने यहां पे मॉड लिया, बिकॉज रेट विल ऑलवेज बी ए पॉजिटिव क्वांटिटी। क्लियर? इसको मैं कुछ ऐसे भी दिखा सकता हूं। सो अगर मैं यहां पे एक छोटा सा परपेंडिकुलर लूं और यहां पे मैं एक छोटी सी बेस ले लूं, इस छोटे से परपेंडिकुलर को आई विल कॉल इट एज चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, दैट इज स्मॉल चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। इस छोटे से बेस को मैं ले लूं, दैट इज dt, दैट इज स्मॉल चेंज इन टाइम। क्लियर? सो आर इंस्टेंटेनियस, सो स्लोप किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। सो इट विल बी change in concentration of reactants with respect to change in time. लेकिन change in concentration of reactant will be negative because reactant concentration decrease हो रही है, तो सामने multiply किससे करूंगा, minus से। So this will be rate of reaction, instantaneous rate of reaction, instantaneous rate of reaction in terms of reactants. Clear? कुछ ऐसे। Now in terms of products, same graph, लेकिन अब ग्राफ अपवर्ड्स चला जाएगा माय डियर पीपल, राइट? अब ग्राफ अपवर्ड्स चला जाएगा। ध्यान दीजिएगा, दिस इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, मैं यहां पे प्रोडक्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन ले रहा हूं, एंड दिस इज टाइम t। क्लियर? सो मैं ग्राफ को कुछ ऐसे ले लेता हूं, दिस इज प्रोडक्ट ग्राफ, बिकॉज प्रोडक्ट विल स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन, और धीरे धीरे कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगी। क्लियर? नाउ मुझे अगर
एवरेज रेट निकालनी है, मैं 2 टाइम्स लेता हूं, T1 एंड T2, लेकिन यहां मुझे एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन निकालनी है, सो मैं एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम लूंगा, कुछ ऐसे। एट दिस टाइम T, यहां पे रेट कितनी होगी उसी को मैं नाम देता हूं इंस्टेंटेनियस रेट। और कैसे निकालते हैं सर, यहां पे हम प्लॉट करते हैं, यहां पे हम ड्रॉ करते हैं एक टेंजेंट लाइक दिस। अब इस टेंजेंट का जो स्लोप होगा उसी को हम आर इंस्टेंटेनियस का नाम देते हैं, सो वी कॉल इट एज स्लोप ऑफ टेंजेंट एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट। और ये किसके बराबर होता है, इट्स इक्वल टू tan ऑफ थीटा। यहां मुझे मॉड लगाने की जरूरत नहीं है बिकॉज स्लोप इज इंक्रीजिंग, सो tan थीटा विल ऑलरेडी बी पॉजिटिव। सो अगर आप बोलोगे सर थीटा कैसे निकाले, थीटा आप कुछ ऐसे निकालोगे, इस ग्राफ को कुछ ऐसे प्रोजेक्ट किया करो, इस टेंजेंट को ऐसे प्रोजेक्ट किया करो, उसके बाद यहां पे एक एक्सिस डाला करो दैट इज पैरेलल टू कुछ ऐसे एक्सिस डाला करो दैट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और यहां पे जो ये एंगल बनाता है लाइक दिस विल बी थीटा। थीटा क्योंकि लेस देन 90 आएगा, इसीलिए यहां पे स्लोप tan थीटा पॉजिटिव बिकॉज इंक्रीजिंग स्लोप है, सो दिस इज tan ऑफ थीटा। क्लियर? ये तो स्लोप ऑफ टेंजेंट इन टर्म्स ऑफ स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है, इंस्टेंटेनियस। लेकिन इन टर्म्स ऑफ अगर मैं प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम ले लूं, मैंने क्या करा, मैं यहां पे एक छोटा सा परपेंडिकुलर डालता हूं लाइक दिस, और यहां पे एक छोटी सी बेस लेता हूं दैट इज लाइक दिस, एक छोटी सी बेस like this. So this will be छोटा सा perpendicular. Let me draw it again. Let me draw it again like this. Okay, perfect. So this is change. ये है ना प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन, लेकिन ये स्मॉल चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट आएगा। दिस इज चेंज इन टाइम, लेकिन ये स्मॉल चेंज इन टाइम है, ये बहुत छोटी सी चेंज है, वेरी स्मॉल चेंज एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट। सो अगर मैं यहां पे आर इंस्टेंटेनियस की बात करूं, सो आई कैन कॉल इट एज चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। सर आपने यहां पे माइनस क्यों नहीं लगाया, बिकॉज प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन की चेंज पॉजिटिव आएगी, प्रोडक्ट धीरे धीरे बढ़ रहा है, सो यहां पे माइनस लगाने की जरूरत नहीं है। सो दिस इज इंस्टेंटेनियस रेट इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट्स। सो दिस विल बी द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। क्लियर? एज सिंपल एज दैट, राइट? चलिए कौन कौन सा क्वेश्चन, सबसे पहले रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, उसका यूनिट, उसके बाद इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, उसका यूनिट, उसके बाद एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, उसके 2 ग्राफ्स, उसके बाद इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन और उसके 2 ग्राफ्स। क्लियर? व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन? वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। चलिए फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन में सबसे पहला फैक्टर मैं लूंगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, अगर ये क्वेश्चन आए आपको एक्सप्लेन करने की उतनी जरूरत नहीं होती है, आप डायरेक्टली हर कोई फैक्टर लिखो और उसके बाद लिखो रेट इस फैक्टर पे कैसे डिपेंड करती है, चाहे वो लॉ ऑफ मास सेक्शन हो, चाहे वो रेट लॉ हो। आगे जाके पढ़ेंगे एक और क्वेश्चन है उसमें रेट लॉ आता है। सो आप याद रखोगे rate of reaction is directly proportional to concentration of reactants. Concentration of reactants. Clear? This is point number 1. Factors affecting rate of reaction. Point number 1, जितनी concentration of reactant ज्यादा उतनी rate of reaction ज्यादा। Second, मैं लेता हूं physical state of reactants. Physical state of reactants. Physical state of reactants. ध्यान दीजिएगा अच्छे से, अगर आपने एक रिएक्टेंट ले लिया किसी रिएक्शन में, उसको पहले गैस में लिया, उसको फिर लिक्विड में लिया, फिर उसी रिएक्टेंट को सॉलिड में, लिक्विड में, गैस में, अब रेट डिपेंड करती है ऑन द कलीजन, दैट इज कलीजन थ्योरी, वो भी आगे डिस्कस करते हैं।
अब कलीजन थ्योरी के हिसाब से जितने नंबर ऑफ कलीजन ज्यादा होंगे उतनी रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगी। बेसिकली कलीजन्स में रेट डिपेंड करती है ऑन द इफेक्टिव कलीजन्स। सो आप ऐसे समझो, इन द जनरल जितने नंबर ऑफ कलीजन ज्यादा उतनी रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा। सो अगर आप फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट चेंज करोगे, पहले लोगे सॉलिड, फिर लिक्विड, फिर गैस, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन गैस में सबसे कम होता है, फ्रीडम एटम्स या मॉलिक्यूल्स में ज्यादा होगी, तो नंबर ऑफ कलीजन्स क्या होंगी? ज्यादा। सो अगर मैं देखूंगा फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट, सबसे कम जो रेट होगी इट विल बी इन सॉलिड फेज, उसके बाद लिक्विड, और उसके बाद क्या होगा? उसके बाद गैस, उसके बाद गैस। सो दिस इज इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, दिस इज बेसिकली इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, एक पर्टिकुलर रिएक्टेंट उसका आपने फेज चेंज किया, उस रिएक्टेंट को अगर आप सॉलिड फेज में रखोगे, लिक्विड में, गैस में, सबसे ज्यादा कलीजन्स वो कहां दिखाएगा? गैसियस फेज में। इसका मतलब रेट भी वहां पे क्या होगी? ज्यादा। थर्ड वन इज साइज। ठीक है, या आई कॉल इट एज सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ पार्टिकल्स, या सरफेस एरिया में जनरली लूंगा, सरफेस एरिया। याद रखेंगे, अब ये भी पार्टिकल्स ऑन द बेस ऑफ फिजिकल स्टेट या साइज। ठीक है, अब ध्यान दे, जितना पार्टिकल्स का साइज कम होगा उतना ओवरऑल सरफेस एरिया ज्यादा होगा, और जितना सरफेस एरिया ज्यादा होगा उतना रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा। सो आई कैन राइट इट एज रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू overall surface area of reactants, and surface area is inversely proportional to particle size. जितना particle size कम होगा उतना ओवरऑल सरफेस एरिया ज्यादा होगा, जितना सरफेस एरिया ज्यादा होगा उतना रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा? ज्यादा। क्लियर माय डियर पीपल? सो रेट ऑफ रिएक्शन पहले कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे, फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट्स पे, साइज ऑफ पार्टिकल्स पे, या सरफेस एरिया, ओवरऑल सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट्स पे, सरफेस एरिया पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और साइज को इनवर्सली प्रोपोर्शनल। राइट, उसके बाद केमिकल नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स, केमिकल नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स, केमिकल नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स। जब आप रिएक्टेंट चेंज करोगे, हर एक रिएक्टेंट के लिए सेम रेट ऑफ रिएक्शन नहीं होगी, बिकॉज रिएक्शन इन्वॉल्व्स ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड्स। सो डिफरेंट रिएक्टेंट्स में डिफरेंट बॉन्ड्स का ब्रेक होना है, सो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगी? डिफरेंट। सो डिफरेंट रिएक्टेंट्स हैव डिफरेंट rate of reaction, different rate because of different bonds involved in the reaction. इसको मैं सिंपली ऐसे लिख सकता हूं, involved in the reaction. क्लियर? सो केमिकल नेचर में अगर आप रिएक्टेंट चेंज करोगे, इसका मतलब पहले आपने अमोनिया लिया, अमोनिया के बाद आपने N2O5 लिया, डिफरेंट रिएक्टेंट्स का रेट ऑफ रिएक्शन इसलिए डिफरेंट होता है बिकॉज उनके अंदर जो बॉन्ड्स है वो भी डिफरेंट है, सो ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड्स डिफरेंट है, सो इसीलिए रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा? डिफरेंट। और फिफ्थ वन सबसे इंपॉर्टेंट इज टेम्परेचर, इज टेम्परेचर। याद रखेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन is directly proportional to temperature. रेट ऑफ रिएक्शन, जितना टेम्परेचर आप बढ़ाओगे उतना रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा, बिकॉज जितना टेम्परेचर ज्यादा करोगे उतना नंबर ऑफ कलीजन्स बढ़ जाएंगे, जितने नंबर ऑफ कलीजन्स बढ़ जाएंगे उतनी रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगी? ज्यादा। राइट, और लास्ट में इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, दिस वन इज फॉर फोटोकेमिकल रिएक्शंस। ठीक है, फोटोकेमिकल रिएक्शंस में लाइट की जरूरत पड़ती है, और जितनी इंटेंसिटी ऑफ लाइट ज्यादा होगी उतनी रेट ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शन भी क्या होगी? ज्यादा। सो आई विल कॉल इट एज लाइक दिस, रेट ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शन, फोटोकेमिकल रिएक्शन जिसमें लाइट की जरूरत पड़ती है, जितनी लाइट की इंटेंसिटी आप बढ़ाओगे उतनी उस फोटोकेमिकल रिएक्शन की रेट भी क्या होगी? ज्यादा। रेट ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट।
दिस राइट राइट। सो ये 6 पॉइंट्स आप याद रखोगे। 6 पॉइंट्स में सबसे पहला कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है, फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट्स है, सरफेस एरिया और साइज ऑफ रिएक्टेंट पार्टिकल्स है, उसके बाद केमिकल नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स है, सबसे इंपॉर्टेंट जो माना जाता है दैट्स टेम्परेचर, और लास्ट में इंटेंसिटी ऑफ लाइट, दैट्स फॉर फोटो केमिकल रिएक्शंस। आई होप दिस इज परफेक्टली क्लियर टू यू। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट्स अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एंड डिराइव इट्स इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन एंड राइट इट्स हाफ लाइफ पीरियड। ओके, अगर आ सकता है तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। चलिए, एक रिएक्शन है, ए गिव्स प्रोडक्ट्स, A gives products। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का मतलब क्या है? रेट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, लेकिन रिएक्टेंट पावर टोटल में कितना होना चाहिए? 1। यानी कि रेट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 टर्म ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। इसको मैं कुछ ऐसे लिखता हूं, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, जो कि हमने अभी किया था। सबसे पहला फैक्टर वही था। रेट किस पे डिपेंड करता है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे, राइट। सो अगर इसका पावर यहां पे मैं 0 रखूं, ये बन जाएगा 0 ऑर्डर रिएक्शन। इसका मतलब रेट और कॉन्सेंट्रेशन में कोई रिलेशन नहीं है। लेकिन अगर मैं कॉन्सेंट्रेशन का पावर 1 रखूं, यानी कि रेट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन और रिएक्टेंट का पावर जो है, टर्म का पावर 1 है। इसका मतलब इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 टर्म ऑफ रिएक्टेंट। इसी को बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। वी कॉल इट एज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब प्रोपोर्शनैलिटी को हटाते हैं, सो रेट किसके बराबर आएगा? रेट विल बी इक्वल टू के, वेयर के इज नोन एज रेट कांस्टेंट, इट इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, लेकिन ए का रेज पावर क्या करते हैं? 1। सो दिस विल बी first order reaction is when the rate of a reaction is directly proportional to concentration of reactant, and reactant concentration का पावर क्या होना चाहिए? 1। यानी कि ओवरऑल पावर 1 होना चाहिए। अगर 2 रिएक्टेंट्स होंगे, दोनों को वो प्रोपोर्शनल है, लेकिन दोनों को मिला के जो पावर आना चाहिए वो 1 आना चाहिए। क्लियर? सो दिस इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ओके, अब इसमें अगर आप एग्जाम्पल लिखना चाहो, एग्जाम्पल इज 2 टाइम्स H2O2। ये डिसोसिएट होके क्या देता है? इट गिव्स H2O प्लस क्या देता है? ये O2। ओके, जस्ट अ सेकंड। ओके, सो हम कहां पे थे? एग्जाम्पल्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। हाइड्रोजन पेरोक्साइड जब डिसोसिएट हो जाता है, सो ये एक तो हमें वाटर देता है और ऑक्सीजन देता है। सो यहां पे 2 टाइम्स करेंगे तो बैलेंस हो जाएगा। अगर मैं यहां पे इसका रेट का इक्वेशन बनाऊं, रेट विल बी के, इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O2, लेकिन रेज पावर किससे होगा? 1 से। हालांकि इसकी स्टोइचियोमेट्री 2 है, लेकिन रेज पावर 1 से होगा, बिकॉज रेट लॉ एंड लॉ ऑफ मास सेक्शन अलग है, जो हम आगे पढ़ेंगे। सो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O2 रेज्ड टू पावर 1। क्लियर? वन मोर एग्जांपल इज 2 टाइम्स N2O5, it will dissociate into 4 times NO2 plus O2। क्लियर? सो यहां पे rate will be equal to K concentration of reactant, that is N2O5, लेकिन N2O5 को रेज पावर क्या होगा? 1। So this is right here first order reaction. So dissociation of N2O5 is also a first order reaction. Clear? और सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, all radioactive decays, all radioactive decays, all radioactive decays are first order reaction. This right here is the first order reaction. Clear? Definition: rate is directly proportional to concentration of reactant, and reactant overall जो power है reactant terms का, that will be 1.
क्लियर? डिराइव इट्स इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। चलिए मैं कुछ ऐसे लिखता हूं, दिस इज ए, दिस इज, लेट ए गिव्स प्रोडक्ट्स, क्लियर? ए गिव्स प्रोडक्ट्स, ध्यान दीजिएगा अच्छे से। मैं कुछ ऐसे लिखूंगा, अगर ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो रेट किसके बराबर आएगा? रेट आएगा के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए रेज पावर 1। क्लियर? बोर्ड में इसके आने के बहुत चांसेस है, ठीक है? डिराइव द इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। लेकिन रेट को मैं कैसे बोल सकता हूं? रेट इज चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू टाइम, राइट? सो इसको मैं कुछ ऐसे लूंगा, स्मॉल चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए divided by small change in time, that is instantaneous rate, because जब मैं integrated rate लेता हूं, मैं small change लेता हूं, फिर उसी की integration करके मैं final equation बना सकता हूं। So minus dA by dt, minus क्यों रखा? Because A reactant है, change in concentration of A with respect to change in time, it will be K into concentration of A. Clear? So I can say that इस A को मैं नीचे लाता हूं, मैं लिखता हूं minus dA divided by A, कुछ ऐसे, इज इक्वल, ये बनेगा के डी टी। सो अब इस इक्वेशन को मैं क्या करता हूं? इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ माइनस डी ए बाई ए जस्ट अ सेकेंड, minus dA by A, that is concentration of A, is equal to integration of K dt. Clear? अब ध्यान दें, कुछ ऐसे। इसको दो तरीके करने के हैं, सॉल्व करने के दो तरीके हैं। सबसे पहले आप कॉन्सेंट्रेशन कहां से कहां तक होगे, सबसे पहले चलिए ऐसे बात करते हैं, दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ माइनस डी ए बाई डी टी। इसको मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूं, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई ए इंटू डी ए, क्लियर? इज इक्वल, यहां पे के, व्हाट इज के? कांस्टेंट, के को बाहर लाओ, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ डी टी, राइट? ओके, अब कॉन्सेंट्रेशन कहां से कहां तक चेंज होगी? रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन का जो लिमिट है, let me keep initial limit, lower limit as A naught, that is initial concentration, right? And after time t, let the concentration of reactants is AT. So मैं limit देता हूं from initial concentration to final concentration, right? So this is A naught is initial, AT is final. Clear? So what is integration of, चलो, it is 1 by A dA, integration of 1 by x dx, it is equal to natural log of x, or we call it as log to the base e of x. ये आप याद रखोगे, this is an identity, this is an identity, integration of 1 by x dx, it is equal to log of x, लेकिन log का कौन सा बेस आना चाहिए? log to the base e, जिसको हम natural log बोलते हैं। this is integration of 1 by a dA, माइनस को बाहर रखिए, this will be ln of a, that is natural log of a, और आप कहां से कहां तक दे रहे हो? फ्रॉम ए नॉट टू ए टी, क्योंकि मैं लिमिट दे रहा हूं। अगर आप लिमिट नहीं दोगे तो यहां पे साथ में प्लस सी आएगा, दैट इज इंटीग्रेशन कांस्टेंट। लेकिन यहां पे हम लिमिट देते हैं, ए की कॉन्सेंट्रेशन सबसे मिनिमम पहले कहां पे होगी? जब रिएक्शन स्टार्ट होगी, मिनिमम नहीं, जब रिएक्शन स्टार्ट होगी इट विल बी फ्रॉम ए नॉट, धीरे धीरे रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन कम होती जाएगी। सो लिमिट विल बी, लोअर लिमिट विल बी ए नॉट, अपर लिमिट विल बी ए टी, where AT is concentration of reactant left after time t. Clear? Now is equal, so this will be K, what is integration of dt? It will be T. चलिए उसके बाद नेगेटिव साइन को बाहर रखते हैं, so this will be, अब अपर लिमिट, पहले A को अपर लिमिट दो, this will be ln of AT माइनस ये बनेगा ln of A naught, ln of A naught, और ये it will be equal to KT. Clear, my dear people? Right? So this will be minus times
ln ऑफ 80 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये बनेगा नेचुरल लॉग ऑफ ए नॉट इज इक्वल टू के टी. Clear? Where AT is concentration of reactant left after time t, A naught is concentration of reactant in the initial जो कि maximum होता है, जो कि lower limit मैंने रखा, K is rate constant and T is the time. T is the time, right? So अब मैं क्या करूंगा, मैं इस ln of A naught को यहां ले जाऊं, KT को यहां ले जाऊं. जब आप minus ln of A naught को यहां ले जाओगे, this will be ln of 80, that is natural logarithm of 80 minus plus बन जाएगा, is equal ln of A naught अपनी जगह है, this will be natural log of A naught, right? फिर KT को यहां ले जाओ, ये बनेगा minus KT. This right here is the integrated rate equation of first order, integrated rate equation of first order reaction, of first order reaction. Clear my dear people, right? चलिए, this is natural log. अगर मैं इसको log to the base e या जिसको मैं ln कहता हूं, अगर मैं इसको log to the base 10 में कन्वर्ट करूं, it will be 2.303. ये बनेगा log to the base 10. क्लियर? सो अगर मैं यहां पे ln को, नेचुरल लॉग को log बनाऊं, ये बनेगा 2.303 log of 80. What is 80? It is concentration of reactant after at time t. यानी कि जब t टाइम हो गया, 10 सेकंड 20 सेकंड हो गए, उस वक्त रिएक्टेंट कितना बचा है, we call it as 80 is equal, this will be 2.303. ये बनेगा log of a naught, ठीक है, माइनस आएगा KT. क्लियर? लेकिन यहां पे जो ये लॉग है इसकी बेस 10 है. सो अगर मैं डिवाइड करूंगा होल इक्वेशन को, डिवाइड होल इक्वेशन बाय 2.303, राइट? सो यहां पे मैं बात 2.303 कैंसल, दिस विल बी लॉग ऑफ 80 इज इक्वल टू, ये बनेगा लॉग ऑफ ए नॉट माइनस, ये बनेगा KT divided by 2.303. Okay, so this right here will be integrated rate equation. This is in terms of log to the base e, this is in terms of log to the base 10. Absolutely clear, right? Where अगर मैं लिखूं यहां पे, इस AT का मतलब क्या है, this AT is concentration of reactant left. मैं यहां पे लिखूंगा where AT is concentration of reactant left after time t, और A naught क्या है, A naught is initial concentration of reactants. This is initial concentration of reactants. K is rate constant and T is time. So this will be your derivation of integrated rate equation of first order reaction. चाहे आप ये वाली इक्वेशन लीजिए या चाहे आप ये वाली इक्वेशन लीजिए. क्लियर? ना, ये तो हमारा एक क्वेश्चन हो गया. फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, डिराइव इट्स इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन एंड राइट इट्स हाफ लाइफ पीरियड. इसके बाद पूछा गया है हाफ लाइफ पीरियड क्या आएगा. सो हाफ लाइफ पीरियड को हम कैसे लिखते हैं, वी कॉल इट एज T 50%. हाउ डू यू डिफाइन हाफ लाइफ पीरियड? ये एक ऐसा टाइम है जहां पे हाफ ऑफ द कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स हैज बीन कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स. सो मैं लिखूंगा दैट टाइम इन विच हाफ ऑफ reactant concentration is converted into products. क्लियर? इसका मतलब अगर आपने इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन A नॉट ली, हाफ लाइफ पीरियड पे जो कॉन्सेंट्रेशन बचेगी वो इनिशियल का हाफ होगा, बिकॉज हाफ किस में कन्वर्ट हुआ होगा, प्रोडक्ट्स में. इस T हाफ 50% को मैं कुछ ऐसे भी लिख सकता हूं, T1/2. इसी को हाफ लाइफ पीरियड का नाम देते हैं. सो मैं लिखूंगा एट T 50%, यानी कि जब हाफ
टाइम इक्वल टू हाफ लाइफ पीरियड होगा, उस वक्त जो कॉन्सेंट्रेशन लेफ्ट होगी इट विल बी इनिशियल का हाफ, इट विल बी इनिशियल का हाफ, कुछ ऐसे। क्लियर? सो दिस इज हाफ लाइफ पीरियड. I define this is the definition of half-life period. That time in which half of the reactant concentration has been converted into product. तो बचेगा कितना? अगर आधा खत्म हो गया तो इनिशियल का आधा बचेगा. सो AT is concentration left. It's equal to A naught by 2. अगर मैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात करूं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात करूं मैं, सो यहां पे जो इक्वेशन था इट वाज ln of AT is equal to ln of A naught माइनस क्या होगा KT. ध्यान दीजिएगा अच्छे से. क्लियर? इसको मैं थोड़ा रीअरेंज करता हूं. आई विल रीअरेंज अ बिट. सो इस KT को मैं यहां लाता हूं, दिस विल बी KT और ये बनेगा ln of A naught. क्लियर? माइनस ये बनेगा ln of AT. यहां पे ln of AT को यहां, KT को यहां. सो अगर आप यहां की तरफ ध्यान दो, यहां पे फॉर्मूला है log of m माइनस log of n, ये बनता है log of m by n. It is the formula. This is m and this is n. Clear? So let me write this equation in another form. इसको मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूं. सो ये बनेगा KT इज इक्वल, किसके बराबर आया? ये आया नेचुरल लॉग ऑफ A नॉट डिवाइडेड बाय AT. क्लियर? सो दिस इज वन मोर इक्वेशन. ठीक. सो अगर मुझे टाइम का इक्वेशन निकालना है, सो यहां जो टाइम आएगा इट विल बी इक्वल टू 1 by K. इट विल बी नेचुरल लॉग ऑफ A नॉट डिवाइड बाय किससे करूंगा? AT से. This right here is the equation of time t. Equation of time t for the first order reaction. Now, अब मुझे हाफ लाइफ पीरियड निकालना है. अब मुझे इसी का हाफ लाइफ पीरियड निकालना है. सो हाफ लाइफ पीरियड कैसे निकालूंगा? मैं लिखूंगा फॉर हाफ लाइफ पीरियड, फॉर हाफ लाइफ पीरियड जो कि t 50% है, उस वक्त AT किसके बराबर होगा? A नॉट बाई 2. सो मैं लिखूंगा T 50% विल बी इक्वल टू 1 बाई K. ये बनेगा नेचुरल लॉग ऑफ A नॉट डिवाइडेड बाय AT किसके बराबर है? दिस इज A नॉट बाई 2. क्लियर? A नॉट कैंसल हो जाएगा. सो यहां पे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो T 50% होगा इट विल बी ln 2 ऊपर आ जाएगा. This is ln of 2 divided by K. This is the first expression. This is the first equation of half-life period of first order reaction. ठीक है? इसको मैं equation number 1 रखता हूं. This is for first order reaction. That is natural log of 2 divided by K. Clear? दूसरी equation ln किसके बराबर होता है? अभी लिखा हमने ln, that is natural log. नेचुरल लॉग होता है 2.303 लॉग ऑफ 2. क्लियर? सो यहां पे मैं इसको लिखूंगा T 50% इज इक्वल टू 2.303. ये बनेगा लॉग ऑफ 2, लेकिन इसकी बेस 10 है, इसकी बेस E है. डिवाइड बाय किससे करूंगा? K से. ये बनेगा इसका और एक इक्वेशन, दैट इज इक्वेशन नंबर 2. ठीक है? दिस इज इक्वेशन नंबर 2. क्लियर? नाउ अब आपको पता है, आपको log के वैल्यूज पता होंगे. ठीक है? log to the base 10 of 2 अगर मैं यहां पे ले लूं, log of 2 to the base 10 वो आता है 0.3, अप्रोक्सीमेटली 0.30 समथिंग. ठीक है? सो ये आएगा T 50% इज इक्वल टू किसके बराबर आएगा? 2.303 log of 2 0.3 है. That is approximately 0.693 divided by K. This is the final equation that we use in the numericals. This will be equation number 3. This is half-life period of first order reaction. This is half-life period of first order reaction. So अगर आप देखोगे, पहली equation
natural log of 2 by k. दूसरी इक्वेशन ln is 2.303 log of 2 log of 10 of 2 divided by k where k is rate constant. log 2 का वैल्यू 0.3, इन दोनों को मल्टीपल करके 0.693 डिवाइड बाय k. अगर आप देखोगे हाफ लाइफ पीरियड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में कहीं पे भी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है ही नहीं, ना यहां पे इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है, ना यहां पे इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, ना यहां पे इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन. I can write it as half life period of first order reaction is directly proportional to initial concentration लेकिन raise power 0. इसका क्या मतलब है कि फर्स्ट ऑर्डर का हाफ लाइफ पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, दैट इज इट इज independent of initial concentration of reactants. So this is the last point that you have to remember for half life period of first order reaction. और यहां पे फर्स्ट ऑर्डर के लिए टाइम की इक्वेशन ये बनेगी, फिर मैंने टाइम को t 50% डाला और यहां पे इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, तीनों इक्वेशन में से आप कोई भी इक्वेशन यूज कर सकते हैं. क्लियर? चलिए, let's move forward. Discuss question number 5. Discuss the effect of temperature on the rate of reaction. पहला पॉइंट मैं लिखूंगा rate of reaction is directly proportional to temperature. शॉर्ट में इसका नोट आपको तो वैसे आ जाता है, सो मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहां पे समझाऊंगा टेम्परेचर की वजह से क्या होता है. राइट? सो रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. पॉइंट नंबर 2, यानी कि जितना टेम्परेचर आप इंक्रीज करोगे उतना रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाएगा. देयर इज अ रूल फॉर एवरी 10 डिग्री सेल्सियस या 10 केल्विन इंक्रीज इन टेम्परेचर, अगर आप 10 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर रेज करोगे, रेट increases 2 to 3 times. So rate 2 to 3 times increase हो जाती है. What does it mean? 2 times का increase होना मतलब क्या होता है? रेट डबल हो जाती है. So for every 10 degree Celsius raise in temperature, increase in temperature, rate of reaction या तो डबल हो जाती है या तो डबल से ज्यादा हो जाती है. लेकिन मिनिमम क्या होती है? मिनिमम रेट ऑफ रिएक्शन गेट्स डबल्ड, लेकिन असल में डबल ही नहीं होता है, या तो डबल से ज्यादा. इसीलिए इसको क्या लिखते हैं? 2 to 3 times. अगर आप नॉर्मली लिखोगे, नॉर्मली हम ऐसे लिखते हैं, फॉर एवरी 10 डिग्री सेल्सियस और 10 केल्विन राइज इन टेम्परेचर, रेट ऑफ रिएक्शन डबल्स. लेकिन एक्चुअली ये खाली डबल नहीं होती है. फॉर ऑल रिएक्शन, जितनी भी रिएक्शंस आप लोगे, रेट ऑफ रिएक्शन या तो डबल होगी या तो डबल से थोड़ा ज्यादा, यानी कि या तो 2 टाइम्स या तो 2 टाइम्स से थोड़ा ज्यादा. इसीलिए लिखते हैं 2 to 3 टाइम्स. लेकिन मिनिमम हम क्या बोल सकते हैं? फॉर एवरी 10 डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर, रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स डबल. तीसरा, होता क्या है? फॉर एवरी 10 डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर, रेट ऑफ रिएक्शन क्यों डबल हो जाती है? बिकॉज द मॉलिक्यूल्स शोइंग इफेक्टिव कलीजन्स वो डबल हो जाते हैं. सो टेम्परेचर बढ़ने से कलीजन्स बढ़ जाते हैं. कलीजन्स में 2 टाइप्स के कलीजन्स है, इफेक्टिव कलीजन एंड इनइफेक्टिव कलीजन. इफेक्टिव कलीजन और दोज कलीजन्स जिनकी वजह से, जिन पे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करती है. जब आप 10 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, 10 डिग्री केल्विन आप 10 केल्विन टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, रेट ऑफ रिएक्शन डबल या डबल से ज्यादा क्यों होती है? बिकॉज द मॉलिक्यूल्स दैट आर showing effective collisions वो डबल या डबल से ज्यादा होता है. So for every 10 degree Celsius rise in temperature, molecules showing effective collisions doubles, या तो डबल या तो मैं लिख सकता हूं डबल से ज्यादा. ठीक है? या तो 2 to 3 टाइम्स. यानी कि अगर मान लेते हैं
100 मॉलिक्यूल्स इफेक्टिव कोलिजन दिखा रहे थे। जब आपने 10 डिग्री का टेम्परेचर राइज किया, इफेक्टिव कोलिजन जो मॉलिक्यूल्स दिखा रहे थे वो भी डबल हो जाएंगे, यानी कि वो 100 से 200 हो जाएंगे। अगर इफेक्टिव कोलिजन दिखाने वाले मॉलिक्यूल्स डबल हो गए या तो डबल से थोड़े ज्यादा हो गए, इसीलिए रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाती है, बिकॉज रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन व्हिच कोलिजंस, इफेक्टिव कोलिजंस। Clear? So this is the effect of temperature on the rate of reaction. इसमें और एक पॉइंट में ऐड करूं, there is temperature coefficient. इस टेम्परेचर का इफेक्ट देखने के लिए हम एक कोएफिशिएंट डिफाइन करते हैं, दैट इज टेम्परेचर कोएफिशिएंट, वी कॉल इट एज म्यू. इट इज द रेशियो ऑफ टू रेट्स ऑफ रिएक्शन at two different temperatures that differ by 10 डिग्री सेल्सियस. मान लेते हैं मैंने किसी रिएक्शन का रेट निकाला 25 डिग्री सेल्सियस पे, अगर मैं उसी रिएक्शन का रेट निकालूं 35 डिग्री सेल्सियस पे, अगर मैं उस 35 वाली रेट को 25 वाली रेट को अगर मैं आपस में रेशियो करूं, उसी को बोलते हैं टेम्परेचर कोएफिशिएंट. सो दिस इज रेट ऑफ रिएक्शन डिवाइडेड बाय rate of reaction. This is at T degree Celsius and this is at T plus 10 डिग्री सेल्सियस. यानी कि दो रेट्स को आपस में डिवाइड कीजिए, दो रेट्स को, एक रिएक्शन की दो रेट्स को आप डिवाइड कीजिए, लेकिन दो डिफरेंट टेम्परेचर्स पे, दैट डिफर बाय हाउ मच, 10 डिग्री सेल्सियस. इसको मैं कुछ ऐसे भी लिख सकता हूं, टेम्परेचर कोफिशिएंट जो म्यू होता है, रेट ऑफ रिएक्शन की जगह में रेट कांस्टेंट भी लिख सकता हूं, बिकॉज रेट कांस्टेंट इज बेसिकली व्हाट इट गिव्स यू एन आइडिया अबाउट द रेट ऑफ रिएक्शन. जितना रेट कांस्टेंट ज्यादा उतना रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा. सो मैं लिखूंगा दिस इज द रेशियो ऑफ rate constants at two different temperatures, rate constant at T degree Celsius and rate constant at T plus 10 degree Celsius. So this is one more definition of mu, temperature coefficient. यानी कि temperature coefficient is defined as ratio of rates of reaction of a same reaction at two different temperatures. वो दो temperatures differ by 10 degree Celsius. इसको मैं कुछ example में ऐसे लिख सकता हूं. So mu is equal to rate of reaction at 35 degree Celsius divided by rate of reaction at 25 degree Celsius. इसी को मैं mu का नाम दूंगा. या mu is equal to rate constant at 35 degree Celsius divided by rate constant at 25 degree Celsius. Clear, my dear people? This right here is the definition of temperature coefficient. So टेम्परेचर कोएफिशिएंट का अगर आप वैल्यू देखोगे, अगर आप टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाओगे, रेट ऑफ रिएक्शन या तो डबल होती है या तो डबल से ज्यादा. आप दो रेट्स को या दो रेट कांस्टेंट्स को आपस में रेशियो निकाल रहे हो, और उन वो रेट्स या रेट कांस्टेंट्स दे डिफर उस टेम्परेचर पे, दैट डिफर बाय 10 डिग्री सेल्सियस. इसका मतलब जो म्यू का वैल्यू आएगा, म्यू का वैल्यू इज 2 to 3. इसी को बोलते हैं टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन. यानी कि अगर आप एक रिएक्शन का टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस से राइज करोगे, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस फ्रॉम 2 या इंक्रीजेस 2 to 3 टाइम्स. इसी को बोलते हैं टेम्परेचर कोएफिशिएंट. क्लियर? दिस राइट हियर इज टेम्परेचर कोएफिशिएंट. सो डेफिनेशन मैंने आपको बोली, इट इज द रेशियो ऑफ रेट्स ऑफ रिएक्शन और रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन at two different temperatures. वो temperatures differ होने चाहिए by 10 degree Celsius, 35 25 K 35 K 25, and it comes out to be 2 to 3 times. This shows that अगर आप 10 डिग्री का टेम्परेचर राइज करते हो, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस 2 to 3 टाइम्स, या तो डबल से ज्यादा. एब्सोल्युटली परफेक्ट, राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं. डिफरेंशिएट बिटवीन मॉलिक्यूलैरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. ठीक, सबसे पहले मैं मॉलिक्यूलैरिटी की बात करता हूं. मॉलिक्यूलैरिटी होता है एक रिएक्शन में हाउ मेनी नंबर ऑफ एटम्स, हाउ मेनी नंबर ऑफ आयंस, हाउ मेनी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर पार्टिसिपेटिंग इन एन एलिमेंट्री रिएक्शन. उसी को हम मॉलिक्यूलैरिटी का नाम देते हैं. लाइक मेरे पास एक रिएक्शन है,
A plus B gives products। इसका मतलब चलिए ये दो A के, इनको मैं A2 और B2 लेता हूं। लेट्स एग्जांपल, A2 मॉलिक्यूल और एक B2 मॉलिक्यूल आपस में मिला के क्या बनाते हैं, कोई प्रोडक्ट बनाते हैं। यानी कि एक मॉलिक्यूल A का एक मॉलिक्यूल B का आपस में कोलाइड करके, कोलिजन करके प्रोडक्ट बनाते हैं। सो एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम एक एलिमेंट्री रिएक्शन में कितने नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज आपस में रिएक्ट करते हैं, उसी को नाम क्या देते हैं, मॉलिक्यूलैरिटी। सो इसकी मॉलिक्यूलैरिटी क्या आएगी, 2। क्लियर? जैसे H2 plus Cl2 gives 2 times HCl। सो एक H2 और एक Cl2 मिला के 2 times HCl बनाते हैं। इसका मतलब मॉलिक्यूलैरिटी 2 है, 1 molecule of H2 and 1 molecule of Cl2। क्लियर? सो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या एटम्स या आयंस participating in an elementary reaction, participating in an elementary reaction is known as the molecularity of this reaction। So यहां पे A2 plus B2 gives products। एक मॉलिक्यूल A2 का एक मॉलिक्यूल B2 का 1 and 1, इसकी मॉलिक्यूलैरिटी 2 आएगी। पॉइंट नंबर 2, molecularity depends on the stoichiometric coefficients या stoichiometry। it depends on the stoichiometry of reaction। इसका मतलब जो स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होगा रिएक्शन का, उन्हीं स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स को आप ऐड करोगे और स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स ऑफ रिएक्टेंट्स को ऐड करके आपको क्या मिलती है, मॉलिक्यूलैरिटी। यहां पे आपने स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स को ऐड किया, 1 + 1 = 2। ये एक एलिमेंट्री रिएक्शन है, यानी कि एक रिएक्शन जो एक ही स्टेप में हो रही है। सो 1 + 1 = 2, so that is known as molecularity। So molecularity is directly stoichiometry of a reaction, and stoichiometry can never be fractional, it can never be zero, it's always a positive integer। So molecularity is always a positive whole number, it's always a positive whole number। ये ना ही कभी नेगेटिव हो सकती है, ना ही जीरो, ना ही फ्रैक्शनल। ओके, नाउ there are two types of reactions, right? एक है एलिमेंट्री, दूसरी है कॉम्प्लेक्स। एलिमेंट्री एक ही स्टेप में हो जाती है, कॉम्प्लेक्स मल्टीपल स्टेप्स में हो जाती है। अगर मैं एलिमेंट्री रिएक्शन का मॉलिक्यूलैरिटी निकालूं, सिंपल सी बात है, वो उसकी स्टोइशियोमेट्री बन जाती है। दैट इज इट, स्टोइशियोमेट्री। लाइक मैं एक एग्जांपल लेता हूं, सेम एक एलिमेंट्री रिएक्शन A2 plus B2 gives products। ये एक एलिमेंट्री रिएक्शन है, सो इसकी स्टोइशियोमेट्री इज 1 and 1, सो इसकी मॉलिक्यूलैरिटी विल बी 2। क्लियर माय डियर पीपल, राइट? लेकिन अगर आपके पास एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हो, उसकी ओवरऑल मॉलिक्यूलैरिटी हम डिफाइन नहीं कर पाते हैं, और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में हर एक स्टेप की इंडिविजुअल मॉलिक्यूलैरिटी डिफाइन होती है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, आई हैव अ रिएक्शन A gives D, लेकिन ये रिएक्शन कॉम्प्लेक्स है। दिस रिएक्शन इज कॉम्प्लेक्स, यानी कि ये मल्टीपल स्टेप्स में हो रही है। अगर आप इसकी स्टोइशियोमेट्री देखोगे, ये 1 है, क्या आप बोलोगे इसका ऑर्डर 1 है? क्या इसकी मॉलिक्यूलैरिटी 1 है? नहीं, बिकॉज कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का हम ओवरऑल मॉलिक्यूलैरिटी डिफाइन नहीं करते हैं। लेट्स अज्यूम ये 3 स्टेप्स में हो रही है। सबसे पहले A gives B, उसके बाद B gives C, उसके बाद C gives D। ये इसके स्टेप्स हैं। आपको पता है, कुछ स्टेप्स फास्ट, कुछ स्टेप्स स्लो, और जो सबसे स्लोएस्ट स्टेप होता है, दैट इज द RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, वहां हमें जाने की जरूरत नहीं है। सो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है A gives D। अगर मुझे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की मॉलिक्यूलैरिटी निकालनी है, मैं ओवरऑल मॉलिक्यूलैरिटी डिफाइन नहीं करता हूं, मैं इसकी स्टेप्स की अलग अलग मॉलिक्यूलैरिटी डिफाइन करता हूं। अगर मैं इस स्टेप की मॉलिक्यूलैरिटी डिफाइन करूं, इसकी मॉलिक्यूलैरिटी 1, इसकी मॉलिक्यूलैरिटी 1, इसकी मॉलिक्यूलैरिटी 1। सो यहां पे 1 मोल ऑफ A, 1 मोल ऑफ B, 1 मोल ऑफ C, तो अलग अलग स्टेप की अलग अलग मॉलिक्यूलैरिटी डिफाइन होती है। क्या मैं इन 3 को ऐड करके 1 + 1 + 1 = 3, क्या इस मेन रिएक्शन का मॉलिक्यूलैरिटी 3 आएगा? नहीं, हम एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का ओवरऑल मॉलिक्यूलैरिटी डिफाइन नहीं करते हैं, वी डिफाइन द इंडिविजुअल मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ ईच स्टेप ऑफ द कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। इज दैट परफेक्ट? राइट?
Now, so how do you define molecularity? Number of reacting species, atoms, molecules, or ions participating in an elementary reaction, we call it as molecularity. It depends on the stoichiometry of the reaction. It's always a positive whole number. Elementary reaction के लिए उसकी stoichiometry ही उसकी molecularity है, while as कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में ओवरऑल मॉलिक्यूलैरिटी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है. हम इंडिविजुअल मॉलिक्यूलैरिटी हम अलग से डिफाइन करते हैं हर एक स्टेप का. राइट? ओके, नाउ इतना काफी है. उसके बाद देयर इज वन मोर थिंग कि मॉलिक्यूलैरिटी 3 से ज्यादा बहुत रेयर होती है, बिकॉज 3 से ज्यादा मॉलिक्यूल्स का एक ही टाइम पे कलीजन करना, उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है. सो मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ ए रिएक्शन मोर देन 3 इज वेरी रेयर, बिकॉज प्रोबेबिलिटी ऑफ मोर देन 3 मॉलिक्यूल्स, मोर देन 3 स्पीशीज कोलाइडिंग एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम बहुत कम है. तो यूजुअली आप वो रिएक्शन देखते हो जिनकी मॉलिक्यूलैरिटी 1, 2, 3 होती है. 3 से ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन वो बहुत रेयर है, बिकॉज उनकी प्रोबेबिलिटी ऑफ कोलाइडिंग मोर देन 3 मॉलिक्यूल्स, मोर देन 3 स्पीशीज एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम वो बहुत कम है. ठीक है, लेकिन ये वाले पॉइंट्स आप याद रखोगे. पहले डेफिनेशन, फिर उसके बाद एलिमेंट्री के लिए क्या, कॉम्प्लेक्स के लिए क्या, और मॉलिक्यूलैरिटी इज ऑलवेज अ पॉजिटिव होल नंबर. ठीक है, उसके बाद आता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्लियर? अब अगर मैं आगे जाऊं, देखिए यहां पे T 50% है, जो कि हमने इससे पहले डिफाइन करा. T 50%, ध्यान दीजिएगा, हमने यहां पे T 50% राइट हियर, ये हाफ लाइफ पीरियड हमने यहां पे डिफाइन किया. राइट? सो ये T 50% हो गया. दिस T 50% इज डन. इसके बाद हमें यहां पे और एक है, दैट इज रेट लॉ, और इसके साथ कौन है, रेट कांस्टेंट. सो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डिफाइन करने से पहले मैं रेट लॉ और रेट कांस्टेंट को डिफाइन करूंगा. क्लियर? उसके बाद मैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे आऊंगा. देन इज एक्टिवेशन एनर्जी, और इसके बाद हमें कुछ न्यूमेरिकल्स है, एंड वी आर डन विद दिस चैप्टर. राइट? अब ध्यान दीजिए, सबसे पहले मैं लिखूंगा लॉ ऑफ मास एक्शन. लॉ ऑफ मास एक्शन, अगर एक रिएक्शन है A टाइम्स A प्लस B टाइम्स B गिव्स प्रोडक्ट्स. सो लॉ ऑफ मास एक्शन बोलता है कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, each term raised to power its stoichiometric coefficients. So law of mass action is rate of a reaction is directly proportional to product of concentration of reactants, product of concentration of A and concentration of B, each term raised to power its stoichiometric coefficients. राइट? यानी कि लॉ ऑफ मास एक्शन एक थ्योरेटिकल लॉ है, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन द स्टोइशियोमेट्री. सो A raised power A, B raised power B, where small a and small b are stoichiometric coefficients. अगर मैं इस कांस्टेंट को हटाऊं या प्रोपोर्शनैलिटी को हटाऊं, कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करूंगा K, इट इज A raised power A and this is B raised power B. Clear, my dear students? This is the law of mass action. So where K is known as, इस K को क्या बोलते हैं, we call it as rate constant, or we call it as velocity constant, or specific reaction rate. ठीक है? So law of mass action depend किस पे करता है, stoichiometry पे. So law of mass action क्या बोलता है, rate of reaction is directly proportional to concentration of reactants, each term raised to power its stoichiometric coefficient. So ये एक theoretical law है. इसको मैं नाम देता हूं, इट्स एन theoretical law because it is based on, it depends on stoichiometry of a reaction. Clear? लेकिन और एक लॉ आता है जो कि आपको यहां पे लिखा है, that is rate law. That is rate law. Clear? Rate law बोलता है कि rate of a reaction is directly proportional to concentration of reactants. दोनों में सेम है, लेकिन each term raised to power by any number that is deduced, that is calculated, वो हम कहां से कैलकुलेट करते हैं, by experiment. यानी कि जो यहां पे A का पावर आएगा और B का पावर आएगा, ये हम स्टोइशियोमेट्री से नहीं, ये हम एक्सपेरिमेंट से निकालते हैं.
Clear? So I can say that rate of reaction is directly proportional to concentration of A and concentration of B. यहां तक तो सही था, ठीक है. Rate is directly proportional to concentration of reactants, but each term raise it to a power that is calculated experimentally. यानी कि इसका पावर चलिए मैं लेता हूं अल्फा और इसका पावर लेता हूं बीटा, जो कि ये अल्फा और बीटा ये मैं कहां से निकालता हूं, ये मैं निकालता हूं फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट. यानी कि ये रेट लॉ एक्सपेरिमेंटल लॉ है, ये स्टोइशियोमेट्री पे डिपेंड नहीं करता है. सो अगर मैं यहां पे इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाऊं, रेट किसके बराबर आएगा? रेट विल बी के concentration of A raised to power alpha, concentration of B raised to power beta. Clear? So K is rate constant, A is concentration of A, B concentration of B reactant है. लेकिन जो ये अल्फा एंड बीटा है, ये जो पावर्स है, पावर्स जो मैंने लिए, पावर्स कौन कौन से? अल्फा एंड बीटा. इनको कहां से कैलकुलेट किया जाता है? एक्सपेरिमेंटली. ये एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट किया जाता है. सो इसका मतलब जो ये मेरे पास रेट लॉ है, दिस रेट लॉ इज एन एक्सपेरिमेंटल लॉ. एक्सपेरिमेंटल लॉ, right? This is an experimental law. While as law of mass action is theoretical, rate law is experimental. Clear? A क्या था? Stoichiometric coefficient of A. B is stoichiometric coefficient of B. Alpha is the power that is determined experimentally. Beta is the power that is determined experimentally. और अगर मुझे लिखना हो, अल्फा को क्या नाम देते हैं? अल्फा is order of reaction with respect to A. A के रेस्पेक्ट में ऑर्डर क्या है, उसी को बोलते हैं अल्फा, जो A का पावर होगा. बीटा is order of reaction with respect to B. यानी कि A के रेस्पेक्ट में ऑर्डर क्या है? इट्स अल्फा. और B के रेस्पेक्ट में ऑर्डर क्या है? इट्स बीटा. क्लियर? तो इसका मतलब जो ऑर्डर है, दैट इज अल्फा एंड बीटा. ऑर्डर इज डिराइव्ड फ्रॉम रेट लॉ, डिटरमाइंड फ्रॉम रेट लॉ, एंड ऑर्डर भी कौन सा है? एक्सपेरिमेंटल. बिकॉज अगर रेट लॉ एक्सपेरिमेंटल है, उसके पावर्स को मैं ऑर्डर्स का नाम देता हूं. अगर रेट लॉ एक्सपेरिमेंटल है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी एक्सपेरिमेंटल है. क्लियर? सो दिस इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू ए, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू बी. अगर मैं इन दोनों को ऐड करूंगा, अल्फा प्लस बीटा, उसी को बोलते हैं ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन. अगर मैं अल्फा प्लस बीटा लिखूं, इसको मैं लिखता हूं n, दैट इज ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. क्लियर माय डियर पीपल? राइट? सो इसका मतलब अब मैंने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डिफाइन किया, जो कि इस क्वेश्चन में था ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. सो इट इज व्हाट? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज n and it is equal to alpha plus beta. और इसको आप डिफाइन कैसे करोगे? It is the sum of powers of concentration terms, sum of powers of concentration terms, powers of concentration terms in rate law expression. In rate law expression. इसका मतलब रेट लॉ जब आप किसी रिएक्शन का निकालोगे, उसमें जो पावर्स आएंगे, उन्हीं पावर्स को आप जब ऐड करोगे, उसी को क्या बोलते हैं? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. पॉइंट नंबर 2. क्या ये ऑर्डर लॉ ऑफ मास एक्शन निकला या रेट लॉ से? रेट लॉ से. इसका मतलब ये एक एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है. इट्स एन एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी. सो रेट लॉ या इज एन एक्सपेरिमेंटल. सो वेयर एज उसका जो पावर होता है, उनको मैं ऑर्डर का नाम देता हूं, और अल्फा प्लस बीटा उनका सम, दैट इज ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. अगर रेट लॉ एक्सपेरिमेंटल है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा? एक्सपेरिमेंटल. इट्स नॉट थ्योरेटिकल, इट्स एक्सपेरिमेंटल. पॉइंट नंबर 3. ठीक है? अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन स्टोइशियोमेट्री के बराबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बिकॉज एक्सपेरिमेंटल है. अगर मैं यहां पे बात करूं, ये जो लॉ ऑफ मास सेक्शन में ए और बी है, अल्फा प्लस बीटा ए प्लस बी के बराबर हो भी सकता है,
नहीं भी हो सकता है, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटल है। सो इसका मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन स्टोइशियोमेट्री के बराबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। क्लियर? सो अगर मैं यहां पे वापस आऊं, सो मैं लिख सकता हूं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, order of reaction, order of reaction, it may be equal to, it may be equal to, may be equal to stoichiometry, it may be equal to stoichiometry of reaction। ये रिएक्शन की स्टोइशियोमेट्री के बराबर आ भी सकता है, उससे ग्रेटर भी आ सकता है, उससे स्मॉलर भी आ सकता है। सो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन स्टोइशियोमेट्री के बराबर भी आ सकता है, ग्रेटर भी आ सकता है, स्मॉलर भी आ सकता है। क्लियर? पॉइंट नंबर 3। लेकिन अगर मैं देखूं, मॉलिक्यूलैरिटी वाज ऑलवेज अ पॉजिटिव होल नंबर, बिकॉज मॉलिक्यूलैरिटी स्टोइशियोमेट्री पे डिपेंड करती है। इसका मतलब है अगर मैं ऑर्डर की बात करूं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन स्टोइशियोमेट्री के बराबर भी हो सकता है, छोटा भी बड़ा भी। स्टोइशियोमेट्री तो पॉजिटिव है, इसका मतलब स्टोइशियोमेट्री तो कभी फ्रैक्शनल हो नहीं सकती है, वो तो कभी जीरो हो नहीं सकता है, लेकिन ऑर्डर का वैल्यू कुछ भी हो सकता है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ये क्या क्या हो सकता है? इट कैन बी जीरो, इट कैन बी पॉजिटिव होल नंबर, एंड इट कैन इवन बी फ्रैक्शनल, it can even be fractional। clear my dear students? right? point number 4, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, यानी कि n का वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकता, लेकिन अल्फा या बीटा का वैल्यू नेगेटिव हो सकता है। सो इंडिविजुअल ऑर्डर नेगेटिव हो सकता है, लेकिन ओवरऑल ऑर्डर नेगेटिव नहीं हो सकता। सो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन नॉट be negative, overall order of reaction cannot be negative। so order of reaction overall negative नहीं हो सकता, लेकिन order with respect to any individual reactant can be negative। ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन नॉट बी नेगेटिव, वाइल एज अगर ओवरऑल ऑर्डर कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, क्या इंडिविजुअल भी नेगेटिव नहीं हो सकता? नहीं, अल्फा नेगेटिव हो सकता है, बीटा नेगेटिव हो सकता है, लेकिन ओवरऑल ऑर्डर कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। हाँ, ओवरऑल ऑर्डर जीरो हो सकता है, ओवरऑल ऑर्डर पॉजिटिव होल नंबर हो सकता है, या ओवरऑल ऑर्डर इवन फ्रैक्शनल भी हो सकता है। और ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन स्टोइशियोमेट्री के बराबर आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, and it is the sum of powers of concentration terms in rate law expression। so this was differentiate between molecularity and order of reaction। और इसके लिए सबसे पहले मैंने एक तो लॉ ऑफ मास सेक्शन, और उसके बाद मैंने डिफाइन क्या किया? रेट लॉ, वहां से मैंने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाला। ठीक है, अब यहां पे क्या आया? रेट कांस्टेंट। क्या आया? रेट कांस्टेंट। चलिए इसको भी डिफाइन करते हैं। rate constant, rate constant is what? rate constant is k, rate constant k है। सो अगर मैं अभी का रेट लॉ निकालूं, रेट किसके बराबर था? इट वाज k कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a रेज पावर अल्फा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ b रेज पावर बीटा। सो अगर मुझे k दिखाना है, k किसके बराबर है? k इज रेट डिवाइडेड बाय a raised power alpha and b raised power beta। if अगर मैं concentration of A is equal to concentration of B is equal to 1 mole per liter ले लो, अगर मैं दोनों की कंसंट्रेशन को 1 ले लूं, दोनों की कंसंट्रेशन को 1 ले लूं, तो मुझे बताइए K किसके बराबर आएगा? वो आएगा रेट डिवाइडेड बाय 1 रेज पावर अल्फा, 1 रेज पावर बीटा। तो K किसके बराबर आया? रेट ऑफ रिएक्शन। इसका मतलब अगर आप रेट ऑफ रिएक्शन के रेट कांस्टेंट को डिफाइन करना चाहते हो, रेट कांस्टेंट किसके बराबर होता है? रेट कांस्टेंट इज बेसिकली रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन द concentration of reactants is taken as unity। जब आप रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन को 1 मोल्स पर लीटर या 1 मोलर लोगे, उस वक्त जो रेट ऑफ रिएक्शन होगी उसी को मैं रेट कांस्टेंट का नाम देता हूं। क्लियर? नाउ सो
डेफिनेशन तो ये है, ये मैंने लॉ ऑफ मास एक्शन से निकाला। अगर आप रेट लॉ से अगर आप लॉ ऑफ मास एक्शन से निकालोगे वो भी वही आएगा। सो अगर मैंने के को डिफाइन करना चाहा, के इज rate constant is rate of reaction when the concentration of each reactant is taken as unity. Point number 2. So rate constant हमें किसका आइडिया देता है? Rate constant gives us an idea of rate of reaction, यानी कि जिस रिएक्शन का रेट कांस्टेंट ज्यादा होगा उस रिएक्शन का रेट भी क्या होगा? ज्यादा। पॉइंट नंबर 3, ये जो K है, it only and only depends on temperature. It is the function of temperature only. So अगर मैं लिखूं K is directly proportional to temperature, ये जो K है ये इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है। रेट कांस्टेंट डज नॉट डिपेंड अपॉन इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। ठीक है, K gives the idea of rate of reaction. जिस रिएक्शन का रेट कांस्टेंट ज्यादा उस रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन भी ज्यादा। और एक पॉइंट मैं यहां पे लिखते जाऊं, हर एक रिएक्शन का अपना अपना रेट कांस्टेंट का वैल्यू होता है। इसका मतलब रेट कांस्टेंट इज द कैरेक्टरिस्टिक कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन, राइट? सो जिस रिएक्शन का रेट कांस्टेंट ज्यादा एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर उसका रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा। K only depends on temperature, directly proportional, or K is independent of initial concentration of reactants. So last वाला point, units of K depends on order of reaction. Units of K depends on order of reaction. ये order of reaction पे depend करते हैं। क्लियर? ऑर्डर चेंज करोगे के का यूनिट भी चेंज होगा। सो अगर मैं यूनिट ऑफ के लिखूं, दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो के, ये जो मैंने न्यूमेरिकल्स है उसमें भी मैंने एक रखा है यहां पे, राइट हियर, दिस आइडेंटिफाई द रिएक्शन ऑर्डर फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग रेट कांस्टेंट, राइट? सो के का जो यूनिट होता है, सबसे पहले यूनिट है मोल्स लीटर इनवर्स raised to power 1 minus n, second inverse, or atmosphere raised to power 1 minus n, this will be second inverse. Okay, now अगर मैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन ले लूं, अगर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जीरो है, जिसको मैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन का नाम देता हूं, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का नाम, सो के का यूनिट क्या आएगा? It will be moles liter inverse raised to power 1 minus 0 second inverse. So K का यूनिट आएगा moles liter inverse second inverse, right? This and next one is K अगर in terms of atmosphere raised to power 1 minus 0 second inverse, in terms of pressure is atmosphere second inverse या atmosphere per second. This is for zero order reaction. इसी की तरह आप n अगर 1 हो, जिसको हम फर्स्ट ऑर्डर का नाम देते हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में क्या होगा? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में K का यूनिट क्या आएगा? K का यूनिट सबसे इंपॉर्टेंट ये है, दिस इज मोल्स लीटर इनवर्स raised to power 1 minus 1, और साथ में क्या आएगा? सेकंड इनवर्स। सो 1 minus 1 is 0, एनीथिंग raised power 0 is 1, सो K का जो यूनिट आएगा इट विल बी सेकंड इनवर्स। और इन टर्म्स ऑफ प्रेशर इट विल बी एटमॉस्फेयर raised to power 1 minus 1, साथ में आएगा सेकंड इनवर्स। 1 minus 1 is 0, सो यहां पे आएगा एटमॉस्फेयर raised power 0 is 1, सो यहां पे आएगा सेकंड इनवर्स। सो K का यूनिट चेंज हो गया बाय चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अगर आप ऑर्डर 2 लोगे, n का वैल्यू 2 लोगे, 1 minus 2 is -1, 1 minus 2 is -1। इसी तरीके से आप किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर निकाल सकते हो। क्लियर? एब्सोल्युटली फाइन, राइट? नाउ देयर इज वन थिंग रिमेनिंग, दैट इज दिस। Where is it? Yeah, एक्टिवेशन एनर्जी। अब ये एक चीज बचता है,
उसके बाद हमें कुछ न्यूमेरिकल्स है एंड वी आर डन विद द चैप्टर। ओके, चलिए अगर मैं एक्टिवेशन एनर्जी को डिफाइन करूं, इफ आई विल डिफाइन एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी, अब सबसे पहले मैं आपको एक ग्राफिकली समझाता हूं, उसके बाद हम डिफिनीशन पे आएंगे। मान लेते हैं this right here is energy and this right here is progress of reaction, progress of reaction। क्लियर? मेरे पास एक रिएक्टेंट है R gives P, रिएक्शन है R gives P, ठीक है? तो रिएक्टेंट को प्रोडक्ट बनाना है। अब हर एक रिएक्टेंट में पर्टिकुलर टाइप ऑफ बॉन्ड्स होते हैं, सबसे पहले उन बॉन्ड्स को ब्रेक करना होता है और उसके बाद बॉन्ड्स को बनना होता है। अब ये बॉन्ड्स ब्रेक करने के लिए जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स है, बेसिकली स्पेसिफिकली फॉर अ गैसियस रिएक्शन हम लेते हैं, फॉर गैसियस रिएक्शन ये जो मॉलिक्यूल्स है ये आपस में कोलाइड करते हैं। जब ये आपस में कोलाइड करते हैं, इनमें एनर्जी रिडिस्ट्रीब्यूशन हो जाती है, उसकी वजह से ये जो बॉन्ड्स है, पुराने बॉन्ड्स ब्रेक हो जाते हैं, नए बॉन्ड्स बन जाते हैं। वी कॉल दैट एज कोलिजन थ्योरी, राइट मेरे स्टूडेंट्स। सो इसके बाद अगर आपको मॉलिक्यूल्स को आपस में कोलाइड करना है और आपको रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स का बॉन्ड ब्रेक करना है, लेकिन बॉन्ड की एक स्पेसिफिक एनर्जी होती है। सो जितने भी कोलिजन्स होंगे वो सारे के सारे कोलिजन्स, अगर मैं मान लूं ऐसे कोलिजन्स कुछ है जो आपस में मॉलिक्यूल कोलाइड तो करते हैं, लेकिन उनकी वजह से प्रोडक्ट फॉर्मेशन नहीं हो रही है, उनकी वजह से पुराना बॉन्ड ब्रेक नहीं हो रहा है, ऐसे वाले कोलिजन को मैं नाम क्या देता हूं? इनइफेक्टिव कोलिजन। लेकिन कुछ कोलिजन्स ऐसे होते हैं जिनमें उतनी एनर्जी होनी चाहिए। आप मान लो आपको मॉलिक्यूल्स को आपस में कोलाइड करवाना है और आपको पुराने बॉन्ड्स ब्रेक करवाने हैं, नए बॉन्ड्स बनाने हैं। सो पुराने बॉन्ड ब्रेक करवाने के लिए आपको एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए। अगर उतनी एनर्जी मॉलिक्यूल्स के पास ना हो, उस कोलिजन को नाम क्या देते हैं? इनइफेक्टिव कोलिजन। क्लियर? उसके बाद और एक बैरियर आता है, दैट इज ओरिएंटेशन बैरियर, लेकिन फिलहाल मैं एनर्जी की बात करता हूं बिकॉज यहां पे मैंने एनर्जी का ग्राफ बनाया है, राइट? सो मॉलिक्यूल्स को कोलाइड करने के लिए और प्रोडक्ट बनाने के लिए इनके पास एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एनर्जी होनी चाहिए और उस एनर्जी को नाम देते हैं थ्रेशहोल्ड एनर्जी, यानी कि जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है कि ये पुराने बॉन्ड को ब्रेक करे और नया बॉन्ड बनाए ताकि कोलिजन क्या हो? इफेक्टिव। क्लियर? मैं ऐसे समझाता हूं आपको, ध्यान देना अच्छे से। दिस इज राइट हियर, चलिए मान लेते हैं दिस इज माई ER, दैट इज एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, राइट? लेकिन जब रिएक्टेंट को प्रोडक्ट बनाना है, रिएक्टेंट को प्रोडक्ट बनाना है, इसको पहले एक बैरियर क्रॉस करना है, दैट वी कॉल एज थ्रेशहोल्ड एनर्जी, यानी कि दिस इज एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। जब ये आपस में कोलाइड करेंगे, एनर्जी रिडिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगी, लेकिन बॉन्ड्स तो तब ब्रेक होंगे ना जब इनके पास एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एनर्जी होनी चाहिए। और रिएक्शन बोल रही है R को P में कन्वर्ट करने के लिए आपको इतनी एनर्जी होनी चाहिए, तब ही जाके आप प्रोडक्ट बना सकते हो। क्लियर? सो इसका मतलब एनर्जी तो रिएक्टेंट के पास ER है, इनके पास होनी कितनी चाहिए? एनर्जी ET। तो आपको रिएक्टेंट को एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी ताकि उनकी एनर्जी कहां तक पहुंच जाए? थ्रेशहोल्ड एनर्जी तक। जितनी एनर्जी आपको प्रोवाइड करनी पड़ती है उसी एनर्जी को नाम क्या देते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी। सो इट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज प्रोवाइडेड, दैट इज गिवन टू द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स सच दैट दे क्रॉस विच बैरियर? थ्रेशहोल्ड बैरियर। इस एनर्जी को नाम देते हैं थ्रेशहोल्ड एनर्जी, सच दैट दे क्रॉस विच बैरियर? थ्रेशहोल्ड बैरियर। उसी एनर्जी को नाम देते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। सो अगर मैं यहां पे कुछ ऐसे बनाऊं ग्राफ like this, so energy of reactant बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, it crosses which barrier? Threshold barrier। यहां तक इसको एनर्जी चाहिए थी ताकि ये पुराने बॉन्ड्स को ब्रेक करे और नया बॉन्ड बनाए, लेकिन आपने एनर्जी को प्रोवाइड किया। जितना एनर्जी को आपने प्रोवाइड किया, यहां से यहां तक आपने एनर्जी को प्रोवाइड किया, इतनी एनर्जी आपने प्रोवाइड की, this much energy you have provided टू द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, और जितनी एनर्जी आप प्रोवाइड करोगे उसी एनर्जी को नाम देते हैं व्हाट? एक्टिवेशन एनर्जी। सिंपल में आप ऐसे याद रखो, फिर इसके केसेस एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, हमें वहां जाने की जरूरत नहीं है। सो दिस इज एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट,
This is energy of reactants. This is energy of reactants. Energy of reactants. Clear? So कितनी एनर्जी मुझे प्रोवाइड करनी पड़ी, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट आई शुड प्रोवाइड सच दैट द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स विच क्रॉस विच बैरियर, थ्रेशोल्ड एनर्जी बैरियर, सच एनर्जी इज नोन एज एक्टिवेशन एनर्जी. सो एक्टिवेशन एनर्जी हमें यहां से देनी पड़ती है. जब ये थ्रेशोल्ड बैरियर तक पहुंचा, सो यहां पे जो रिएक्टेंट है अभी इसने प्रोडक्ट नहीं बनाया, यहां पे इसकी एनर्जी मैक्सिमम होती है. इसको बोलते हैं एक्टिवेटेड स्टेट और वी कॉल इट एज ट्रांजिशन स्टेट. इसको हम नाम देते हैं ट्रांजिशन स्टेट. इसके बाद ये इसको प्रोडक्ट बनाने के लिए अपनी एनर्जी फिर से कम करनी पड़ेगी. सो किसी भी पॉइंट पे ये प्रोडक्ट बनाएगा डिपेंडिंग अपॉन वेदर द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक. मान लो यहां पे इसने प्रोडक्ट्स बनाए, यहां पे इसने प्रोडक्ट्स बनाए. सो दिस राइट हियर विल बी द एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स. ये बनेगी एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स. दिस इज ईपी. सो इसका मतलब आपने कितनी एनर्जी प्रोवाइड की सच दैट द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स क्रॉस विच बैरियर, थ्रेशोल्ड बैरियर, यानी कि उनको मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी तो चाहिए थी ताकि वो प्रोडक्ट बनाए, और उस बैरियर को क्रॉस करने के लिए उसकी एनर्जी ईटी तक होनी चाहिए, दैट इज थ्रेशोल्ड एनर्जी, ताकि जो कलीजन हो वो इफेक्टिव कलीजन हो, ताकि जो कलीजन हो उसकी वजह से प्रोडक्ट्स बने. उतनी एनर्जी जितनी होनी चाहिए दैट इज थ्रेशोल्ड एनर्जी. और अगर एनर्जी रिएक्टेंट के पास उतनी ना हो, उसको एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है, एंड दैट एनर्जी इज नोन एज, माय डियर स्टूडेंट्स, एक्टिवेशन एनर्जी. एज सिंपल एज दैट, राइट? This is the graphical explanation of activation energy. Clear? Okay. Let me take a break of 1 minute or 2 minutes. Wait, I'll take a break of 2 or 3 minutes. उसके बाद हम लास्ट पे आते हैं. दैट्स कुछ क्वेश्चंस बचे हैं इसमें, 2-3 क्वेश्चंस. So we will clear those questions and that will be the end of the chapter.
ओके, लेट्स कंप्लीट, लेट्स एक्टिवेशन एनर्जी कंप्लीट हो गया. सो नाउ देयर आर सम न्यूमेरिकल्स, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स है. सो यहाँ पे रेट लॉ भी कंप्लीट, रेट कांस्टेंट भी, T50% भी, और एक्टिवेशन एनर्जी भी कंप्लीट हो गया. ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर लास्ट, that is numericals. For a reaction, the concentration of reactant changes from 0.3 to 0.03 to 0.02 in 25 minutes. Calculate the average rate of reaction. आपके पास एक reaction है, that is reactants give products. आपको यहाँ पे average rate निकालनी है in terms of reactants. In terms of reactants, यहाँ पे stoichiometric coefficient 1 है. So असल में जो rate of reaction होती है, rate of reaction is basically 1 upon stoichiometric coefficient and rate of, साथ में लिखते हैं 1 upon stoichiometric coefficient, rate of disappearance or rate of appearance. Basically we write it as like this: rate of reaction is equal to 1 upon stoichiometric coefficient plus minus change in concentration divided by change in time. ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन द स्टोइशियोमेट्री ऑफ रिएक्शन. इसी पे मैंने और एक क्वेश्चन भी रखा है ताकि आपको ये अच्छे से समझ आ जाए. 1 अपॉन स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स. ध्यान दीजिए यहां पे रेट किसके बराबर आएगी? सो इट इज रिएक्टेंट गिव्स प्रोडक्ट्स. ये आएगा चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम. क्लियर? Change in concentration of reactants with respect to change in time. Reactant concentration कहां से कहां चेंज हो रही है? 0.03 से 0.02, यानी कि फाइनल 0.02 है, इनिशियल 0.03 है. सो आई कैन राइट इट एज लाइक दिस, जैसे हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में किया था. इट इज माइनस टाइम्स concentration of reactants final minus concentration of reactants initial divided by T2 minus T1, that is यहां पे मैं लिखूंगा this is delta T. क्लियर? अब आप बोलोगे सर आपने 1 अपॉन स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से मल्टीपल क्यों नहीं किया? बिकॉज यहां पे रिएक्टेंट का कोएफिशिएंट 1 है. अगर 2 आता तो मल्टीपल सामने होता 1/2 से. बाकी फॉर्मूला सब सेम है, बस मल्टीपल सामने करना होता है 1 अपॉन स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से. ओके, सो दिस इज माइनस टाइम्स, ये बनेगा फाइनल कितना है? दिस इज 0.02 माइनस इनिशियल कितना है? 0.03 डिवाइडेड बाय किससे करोगे? 25. लेकिन 25 किस में है? मिनट्स में, और इनका यूनिट है मोलर में. सो दिस इज मोलर पर मिनट, और वी कॉल इट एज मोल्स पर लीटर पर मिनट. सो यहां पे माइनस टाइम्स दिस इज माइनस 0.01 डिवाइडेड बाय किससे होगा? 25. इसीलिए मैंने बोला था सामने माइनस से मल्टीपल करना है ताकि माइनस माइनस प्लस हो जाए. दिस विल बी प्लस टाइम्स 0.01 डिवाइडेड बाय 25, और यूनिट आएगा मोल्स पर मिनट, मोलर पर मिनट, बिकॉज मोलर क्या है? मोल्स पर लीटर पर मिनट साथ में. दिस विल बी योर आंसर. इसके बाद आप कैलकुलेट कर सकते हो. बस मुझे प्रोसीजर यहां पे दिखाना था कि आप कौन सी फॉर्मूला यूज करोगे. चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर यूनिट टाइम, फाइनल माइनस इनिशियल. फाइनल 0.02 है, इनिशियल 0.03 है. क्लियर? चलिए
अब रिएक्शन देखिए, अब रिएक्शन दिया है 2 times A gives products. Clear? The concentration of A decreases from 0.05 to 0.4. So this is this is R1 and this is R2, यानी कि concentration of reactant final और initial, ठीक है, in 10 minutes. Calculate rate during this interval. अब देखिए, in terms of reactant, in terms of A, rate क्या आएगा? Rate आएगा, this will be change in the concentration of A with respect to change in time, right? Because A यहां पे रिएक्टेंट है, इसमें कितनी चेंज आई, लेकिन अगर रिएक्टेंट के टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं तो सामने क्या आता है? माइनस, सामने माइनस आ जाता है, ठीक। लेकिन इस A का स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है? 2, तो सामने मल्टीपल करना है 1/2 से, 1 अपॉन स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। यही मैंने यहां पे बोला, यहां पे स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 था तो यहां 1/1 से मल्टीपल होता। फॉर्मूला सेम है, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाय चेंज इन टाइम, लेकिन मल्टीप्लाई करना होता है जिसकी टर्म में आप रेट को एक्सप्रेस कर रहे हो, उसके स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का 1 अपॉन आपको मल्टीपल करना है। सो यहां पे 2 की जगह क्या आएगा? 1/2, बिकॉज रेट किसके बराबर है? 1 अपॉन स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, रेट ऑफ अपीयरेंस या डिसअपीयरेंस, दैट इज चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाय चेंज इन टाइम। क्लियर? सो 1/2 मल्टीपल करना, अगर यहां पे 4 होता तो 1/4, अगर यहां पे 0.5 या 1/2 होता तो 1/1/2 से मल्टीपल करते, ठीक है, 1 अपॉन स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से। सो दिस विल बी 1/2। ओके, साथ में माइनस है। बताइए चेंज इन ए किसके बराबर है? फाइनल माइनस इनिशियल, 0.4 माइनस 0.5, 0.5 डिवाइड बाय किससे करूंगा? 10 मिनट्स, दैट इज डिवाइडेड बाय 10। ओके, this will be 1/2 multiplied by 0. minus this will be minus 0.1. okay, 0.01 लिखा था मैंने, यस, हाँ, this is 0.1 डिवाइड बाय किससे करूंगा? 10 से, राइट, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, this will be 0.1 डिवाइडेड बाय 1/2 और मल्टीपल किससे हो जाएगा? साथ में 10 से, ठीक है। सो दिस विल बी 0.1 डिवाइड बाय 2 10 20, 2 into 10 20. So आंसर किस में आएगा? This is moles per liter. This is moles liter inverse और divided by time किस में है? मिनट में, साथ में आएगा मिनट इनवर्स। As simple as that. This will be your answer. बस ये क्वेश्चन मैंने क्यों रखा था? ताकि आप कंफ्यूज ना करो कि आप सिंपली फॉर्मूला डालोगे, आप आंसर निकालोगे, लेकिन आपने एक चीज से मल्टीपल नहीं किया होगा, दैट इज 1 अपॉन स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। बाकी रेट की फॉर्मूला तो सेम है, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाय चेंज इन टाइम। बस न्यूमेरिकल्स में जब आप इसको यूज करोगे, उस रेट को जिसकी टर्म में, जिस रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की टर्म में आप रेट निकाल रहे हो, उसको मल्टीपल करना है 1 अपॉन स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से। क्लियर? एंड यूनिट विल बी मोल्स पर लीटर पर मिनट, बिकॉज टाइम यहां पे किसमें है? मिनट्स में। Time is in minutes. Clear? Okay. Let's move forward. Identify the reaction order from each of the following rate constant. अगर rate constant का order moles liter inverse second inverse आया था, उसका order था 0. अगर K का unit खाली second inverse आया था, उसका order था 1, जो कि हमने यहां पे किया, right? ओके, सो इसके बेसिस पे आप इन रिएक्शंस को देखो। दिस इज लीटर मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स, थोड़ा सा उल्टा है। सो अगर मैं सेकंड ऑर्डर की बात करूं, के का यूनिट आता है मोल्स लीटर इनवर्स रेज़ टू पावर 1 माइनस एन। सो साथ में क्या आएगा? सेकंड इनवर्स। अगर मैं n इज इक्वल टू 2 लिखूं, दैट इज सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। दिस इज सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए अगर मैं यहां पे 2 डालूं, सो दिस इज मोल्स लीटर इनवर्स, ये बनेगा 1 माइनस 2। 1 माइनस 2 क्या होता है? -1, साथ में आएगा सेकेंड इनवर्स। सो मोल का रेज पावर 1 है, 1 इंटू -1 विल बी -1, मोल रेज पावर -1, लीटर -1 इंटू -1 हो गया 1, साथ में आया सेकेंड इनवर्स, तो यूनिट आएगा लीटर मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स। अगर K का यूनिट ये आया, इसका मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है?
2. Order of reaction is 2. So liter mole inverse second inverse इसका ऑर्डर 2 है और यहां पे खाली सेकंड इनवर्स इसका ऑर्डर क्या है 1. सो के यूनिट से आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन रिड्यूस कर सकते हो. परफेक्ट. द कन्वर्शन ऑफ x टू y, द कन्वर्शन ऑफ x टू y फॉलोज सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स, यानी कि ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है. इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ x, लेकिन x का पावर क्या आएगा 2, बिकॉज ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है. सो जो भी रिएक्टेंट का पावर आएगा दैट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, दैट इज एक्सपेरिमेंटल. अगर ये जीरो ऑर्डर होता तो x का पावर 0, फर्स्ट ऑर्डर होता तो x का पावर 1. क्लियर. If the concentration of X is increased to 3 times, how will it affect the rate of formation of Y? यानी कि Y कितनी तेजी से बनेगा, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा अगर आप X की कॉन्सेंट्रेशन को 3 टाइम्स बढ़ाओ. इसको मैं लिखूंगा रेट 1. ठीक है. उसके बाद मैं दूसरी कंडीशन दूंगा रेट 2 इज इक्वल टू K, लेकिन यहां पे X कॉन्सेंट्रेशन ऑफ X को कितने टाइम्स बढ़ाया गया है 3 टाइम्स. 3 times x का स्क्वायर. So this will be rate 2 will be equal to k. So ये बनेगा 3 का स्क्वायर आएगा 9 into concentration of x का स्क्वायर. So this will be rate final, that is rate 2. 9 को बाहर निकालो, x k into x का स्क्वायर, जो ये वाला पोर्शन है k into x का स्क्वायर, it is rate first. So जब आपने कॉन्सेंट्रेशन को 3 टाइम्स इंक्रीज किया इट इज 9 टाइम्स रेट 1. सो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस हाउ मेनी टाइम्स 9 टाइम्स. रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस 9 टाइम्स. परफेक्ट. राइट. कुछ ऐसे आप करोगे. सो आपने x को 3 टाइम्स बढ़ाया, 3 का स्क्वायर, 3 इंटू 2 नहीं करना, ये 3 का स्क्वायर है. ठीक है. कभी कभी जल्दी जल्दी में आप 3 का स्क्वायर 3 इंटू 2 कर देते हो, दैट इज 6. नो, इट इज 3 का स्क्वायर, दैट इज 9. सो फाइनल रेट विल बी 9 टाइम्स द इनिशियल रेट, दैट इज रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस हाउ मेनी टाइम्स 9 टाइम्स. क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स. राइट. A first order reaction is found to have order of reaction 1 है. मैं आपको कैलकुलेटर बाद में कर सकते हो, मैं आपको दिखाता हूं कि डेटा कैसे निकालना है, उसके बाद उसको फॉर्मूला में पुट कैसे करना है. रेट कांस्टेंट कितना है, इट इज 5.5 into 10 to the power minus 14 second inverse. Find the half life period. हमने किया था half life period of first order reaction is 0.693 divided by k. So ये बनेगा 0.693 divided by k का वैल्यू is 5.5 into 10 to the power minus 14. नीचे second inverse, ऊपर जाके क्या बनेगा second. So ये बनेगा 0.693 divided by 5.5 मल्टीपल किससे हो जाएगा 10 to the power minus 14, ऊपर जाके 10 to the power 14 बनेगा और आंसर आएगा सेकेंड्स में. इसको आप सॉल्व कर लेना. 0.693 divided by 5.5 multiply by 10 to the power 14, answer will be in seconds. This will be the half life period for this reaction. A first order reaction has rate constant. एक first order reaction है, उसका rate constant कितना है, that is 1.15 into 10 to the power minus 3 second inverse. Right. How long will it take, आपको टाइम निकालना है, कितना टाइम लगेगा 5 ग्राम of this reactant take to reduce to 3 ग्राम, यानी कि 5 ग्राम कितना बनेंगे 3 ग्राम, यानी कि इनिशियल 5 है और टाइम t के बाद कितना बचा है 3. इसका मतलब जो A नॉट है उसको मैं 5 ग्राम लूंगा और बचा कितना है रिड्यूस टू. अगर होता रिड्यूस बाय, इसका मतलब 3 ग्राम से कम हुआ है तो फाइनल 2 बचता, लेकिन यहां क्या बोला है रिड्यूस टू 3 ग्राम्स, दैट इज AT इज इक्वल टू 3 ग्राम्स. ओके, इज इक्वल टू 3 ग्राम्स. सो ये मेरा डेटा है. सो अगर आपको टाइम की इक्वेशन याद है, इट वाज 1/k. ये देखिए एवरीथिंग वी हैव डन राइट हियर. टाइम की इक्वेशन 1/k, नेचुरल लॉग ऑफ A नॉट बाई AT.
नेचुरल लॉग ऑफ ए नॉट बाई 80। हर एक चीज आप अच्छे से समझोगे। दिस इज नेचुरल लॉग ऑफ ए नॉट बाई 80, राइट? दिस इज नेचुरल लॉग। अगर मुझे उसको लॉग बेस 10 में कन्वर्ट करना है तो 2.303 से मल्टीपल करना है। 2.303 divided by k, this is log of initial concentration divided by final concentration, that is left, that is 80. So time t is equal to 2.303 divided by k का वैल्यू कितना है 1.15 मल्टीप्लाई बाय किससे करूंगा, मल्टीप्लाई बाय करूंगा 10 to the power minus 3 से। ये बनेगा log of इनिशियल है 5, फाइनल है 3। ओके, चलिए इसको सॉल्व ही कर लेते हैं। सो 1.15 को आप मल्टीपल 2 से करो, वो बनेगा 2.3। सो अप्रोक्सीमेटली, सो 2. अगर आप इसको और इसको कैंसल आउट करोगे अप्रोक्सीमेटली वंस, ये बनेगा 2s। सो टाइम क्या बनेगा 2, ये -3 है, ऊपर जाके क्या बनेगा +3, ये बनेगा 10 to the power 3 मल्टीप्लाइड बाय, यहां पे लॉग की फॉर्मूला आएगी लॉग ऑफ 5 डिवाइड बाय 3। सो ये बनेगा लॉग ऑफ 5 माइनस लॉग ऑफ 3, दैट इज बिकॉज log m by n is equal to log of m minus log of n। सो इसके बाद t is equal to 2 into 1000 is equal to 2000 multiplied by, आंसर किस में आएगा, ये सेकेंड्स में है, आंसर सेकेंड्स में आएगा। log of 1 is 0, log of 2 is 0.3, log of 3 is 0.48, log of 4 is 0.6 and log of 5 is 0.7। approximately 0.7 है, लेकिन अगर आप log of 5 लोगे that is 0.69897, इसीलिए आप log of 5 को approximately 0.7 लेते हो। So this will be t is equal to 2000 multiplied by, this will be 0.7 0.7 minus 0.48 that is 0.22, लेकिन आंसर आएगा सेकेंड्स में, और मल्टीपल करोगे इसको 2000 से, राइट? सो 2000 multiplied by 0.22, so time will be equal to approximately 440 seconds. This will be your answer. Okay, so ऐसे आप यहां पे फॉर्मूला पुट करोगे, और ये हमने तो ऑलरेडी मैंने आपको दिखाया है इन टर्म्स ऑफ नेचुरल लॉग, इन टर्म्स ऑफ लॉग। a नॉट है 5, लेफ्ट है 3, सो log m by n that is log m minus log n, ये और ये कैंसल, -3 ऊपर जाके +3 बनेगा। सो आंसर आया लास्ट में टाइम का t, क्योंकि यहां पे सेकंड इनवर्स था, सो टाइम का यूनिट किसमें आएगा, सेकंड्स में। क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स, राइट? So these were some of the numericals. So this was मैं numericals को एक बारी, this was on the basis of concentration change, लेकिन यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट जो दूसरे वाले क्वेश्चन में है that is 1 upon stoichiometric coefficient, जरूरी आप 1 upon stoichiometric coefficient से मल्टीपल करोगे। This was on the basis of rate constant, order of reaction कैसे आइडेंटिफाई करोगे। This was on the basis of concentration change करने से रेट कितने टाइम्स चेंज होगी। This was on the basis of फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ पीरियड, जो कि हमने क्वेश्चन भी किया था, एंड दिस वाज ऑन द बेस ऑफ टाइम, अगर आपको इनिशियल और फाइनल दिया जाएगा। क्लियर? सो आई गेस दिस कंक्लूड्स our chemical kinetics chapter, all the important questions almost we have touched everything जो भी है आपके इस सिलेबस में। सो आप नोट्स आपको आ जाएंगे, पीडीएफ आ जाएगी, इन्हीं को रिवाइज करते जाइए, नोट्स को रिवाइज करते जाइए, बस दैट्स ऑल यू हैव टू डू। इंशाल्लाह मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, स्टे ब्लेस्ड and stay strong. Inshallah you will do best in your exam, in your life, in your overall life. I wish you बेस्ट ऑफ लक। सो आप पढ़िए, मैक्सिमम जितना अमाउंट आप पढ़ सकते हो, अपने ब्रेन को यूटिलाइज कीजिए, फोन से दूर रहिए, एवरीथिंग विल बी परफेक्ट, और इंशाल्लाह यू विल गेट योर सक्सेस अप टू द लेवल जो कि आपने सोचा नहीं है, उससे ज्यादा आपको अल्लाह ताला सक्सेस दे, आपको भी सक्सेस दे, हमें भी सक्सेस दे, आपको भी सेहतयाब रखे, हमें भी सेहतयाब रखे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए